सो कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? बलबन, बलबन एंड स्लेव डायनेस्टी का बेसिकली हमने एंड पढ़ लिया था। अब आएंगे तुगलक्स। अभी तुगलक्स कौन है? मैंने आपको बोला था कि जब भी हमने किसी राजे की, दिल्ली सल्तनत या मुगल्स में हमने किसी को पढ़ना है तो हमने उसकी कोर्ट को समझना है। कारण एक साइड बैठे होंगे रिलीजियस हेड्स, एक साइड बैठे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स। रिलीजियस हेड्स कौन होंगे? अरब्स। और अरब्स की आगे डिवीजन किसमें होगी? शिया सुन्नी में। एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे सारे, जो सारे अब मुस्लिम्स बने हैं। सबसे ओरिजिनल कौन है मुस्लिम्स? अरब्स। अरब्स ने किनको बनाया? पर्शियंस को। पर्शियंस ने किनको बनाया? टर्क्स को। टर्क्स ने किनको बनाया? अफगानीज को। और इन सब ने मिलकर किसको बनाया? इंडिया को। तो अब ये सारे लोग जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। अब जब अरब स्ट्रॉन्ग, कोई राजा जो होगा वो अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो अरब्स की बात करेगा। जो टर्क्स में होगा वो टर्क्स को करेगा, जो पर्शियंस को होगा वो पर्शियंस को फेवर करेगा, और जो अफगानी होगा वो अफगान्स को करेगा प्रमोट, की भी ज्यादा ज्यादा अफगानी लोग पावर में आए, पोस्ट में आए। तो अब जो ये तुगलक्स आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं? तुर्को अफगानी। तुर्को अफगानी क्यों? हम इनको प्योरली अफगानी रेस नहीं कह सकते। कारण वही हमने कल करा था कि ऊपर से टर्क्स आ रहे हैं, इधर से खुरासन वाला रीजन है, ये जुबलिस्तान वाला रीजन है, और यहां पे आपका बीच में अफगानिस्तान वाला रीजन पड़ जाता है। अभी टर्क्स यहां पे आए, इनकी यहां पर इस्लामिजाइजेशन होगी। इस्लामिजाइजेशन होने के बाद उसके बाद 2-3 जनरेशन इनकी मिक्स ब्लड होगी, यानी कि ये तुर्को अफगानी जो लोग थे, उसके बाद अब ये इधर हमें आते दिखेंगे। ओ सॉरी, तुगलक्स नहीं आ रहे, खिलजीज। ये ठीक कर लेना, ये खिलजीज की बात कर रहे हैं हम। खिलजीज के बाद आएंगे तुगलक्स अभी। तो खिलजीज अब आ गए, ठीक है। इससे पहले था बलबन। बलबन क्या था? चालीसा का मेंबर था, ठीक है। और चालीसा डोमिनेटेड थी बाय टर्क्स। बट हमने कल पढ़ा कि बलबन जब आया, चालीसा में से निकल के राजा बना, उसको पता था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चालीसा। इसलिए उसने क्या करा? चालीसा को वीक कर दिया, आधे बंदे मरवा दिए, आधे बंदों को इधर उधर कर दिया। बेसिकली चालीसा इसने खत्म ही कर दिया। तो अब जब चालीसा खत्म हो गया, दैट मीन्स किसकी पावर खत्म होगी? टर्क्स की। और कल के मैप में हमने एक पढ़ा था कि ये वाला सारा रीजन तो चलो ठीक है टर्क्स का था, बट अफगानी जो लोग थे वो पहले इनसे, जब टर्क्स की बेसिकली चालीसा की बहुत ज्यादा चढ़ाई हो रही थी, तो अफगानी चुप करके इधर आ गए थे अपना बंगाल वाली साइड पे। अब अफगानी बैठे यहां पर, टर्क्स बैठे इस एरिया में, और टर्क्स की जो पावर है वो होगी कम। अब एक क्लास की होगी खत्म, तो दूसरा सेक्शन बोलेगा कि नहीं अब हम पावर में आते हैं। तो अब अफगान क्या करते हैं? किसको पेश करते हैं? जलालुद्दीन तुगलक को, सॉरी खिलजीज को। अब बलबन के बाद क्या सीन चल रहा है? बलबन का बेटा जो बुर्गा खान था, उसने मना कर दिया बंगाल से आने को। और उसके बाद क्या हुआ? उसका जो मोहम्मद खान, उसका फेवरेट बेटा था, मोहम्मद खान उसका बेटा था, उसकी होगी डेथ। बलबन हो रहा है खत्म। अब क्या होगा? फिरोज खलजी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी को इनवाइट करते हैं, अफगान स्पॉन्सर करते हैं बेसिकली। अब क्या होता है कि उसको बोलते हैं कि तू एमएलए की टिकट लड़ ले, एमएलए की टिकट लड़ ले और हम तेरे को 500 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। 500 करोड़ रुपया देंगे, जो मर्जी खर्चा कर, बट एमएलए बन के आना तूने। वो कहते हैं अफगानी हेल्प कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। टर्क्स नहीं हेल्प कर रहे। टर्क्स तो चाहेंगे कि टर्क का कोई अगला राजा बने, वो बनाते भी हैं काफी हद तक, बट वो कोई अब जो एम्पायर है वो इतना बड़ा हो गया कि कोई मतलब कि वीक रूलर नहीं संभाल सकता, स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए। तो अब क्या होगा? अफगानी उसको दे देते हैं 500 करोड़ रुपया दे देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अब ये खिलजी क्या करता है? जो बलबन का लास्ट राजा होता है उसकी डेथ कर देता है। जो स्लेव डायनेस्टी का काय खसरू जो होता है, उसकी लास्ट में डेथ कर, उसको मार देता है और खुद पावर में आ जाता है। यहाँ पे नाम लिखा होगा उसका, शमशुद्दीन नहीं, हाँ सॉरी, हाँ शमशुद्दीन को ये मार देता है। शमशुद्दीन को मार दिया, स्लेव डायनेस्टी होगी खत्म।
अब कौन पावर में आ गया अपना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बट अब क्या है, अब किसी भी जॉब में जाने से पहले आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। अब आप एक सर्विसेज में जाने की बात कर रहे हो, सर्विसेज में जाने के बाद आपको रात को 3 बजे फोन आ रहा है कि जी नहीं बहुत इमरजेंसी आ गई, तो आप ये तो फोन तो बंद नहीं कर सकते। आपको पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर रात को 3 बजे फोन आ गया कि ऐसे यहाँ पे पंगा पड़ गया, मेरे को जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। अब डॉक्टर को रात को आप 2 बजे फोन करते हो, डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरा ये टाइम नहीं है काम करने का, उसको आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो उसकी ड्यूटी है, वो नेचर ऑफ जॉब है उसकी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो एक मिलिट्री जनरल है बेसिकली। मिलिट्री जनरल तो बड़ा अच्छा है, बट वो राजा कितना अच्छा काम मतलब कि साबित होगा नहीं होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट जो इसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि अफगानी इसको 500 करोड़ रुपया देते हैं। इसका तो मकसद था कि राजा बने और उनको 500 का 5000 बना के दे। 5000 करोड़ रुपया मतलब कि कभी टेंडर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, एमएलए बनने के बाद उसका काम ही है। बट वो क्या करता है, अफगानियों को फिर से खत्म कर देता है और वापस जो बलबन के फेवरेट्स होते हैं यानी कि टर्क्स, मोस्टली जो टर्क्स लोग होते हैं उनको दोबारा से मतलब कि मेन पोस्ट दे देता है। खुद ही ये बन जाता है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है दोबारा से टर्क्स को दे देता है। अफगानी से फिर नाराज हो जाते हैं। तो अब जब इंटरनली ही जिन लोगों ने आपको जिताया, अगर आप उनका साथ ही नहीं दे रहे, दैट मीन्स आप खत्म होगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी कौन थे? बेसिकली ये बंगाल वाली साइड पे पावरफुल थे और टर्क्स जो थे वो इधर थे। तो ये जो खिलजी डायनेस्टी है स्टार्ट करता है 1290 में और ये रूल कब तक करता है? 1296 तक। सो ही इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खलजी या खिलजी आपको 2 दिखेंगे और इसमें जो सबसे मेन बंदा है अलाउद्दीन खिलजी वो रहेगा। कल वाले में जो थे वो बलबन और इल्तुतमिश था हमारा मेन बंदा, ठीक है। और आज वाले जो टॉपिक में रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड मोहम्मद बिन तुगलक बिकॉज ऑफ हिज नेगेटिव तो नहीं कह सकते, बहुत ही एडवांस्ड उसकी सोच थी। अगर आज की डेट में आप टाइम ट्रेवल की बातें करने लग जाओ, लोग आपको पागल बोलेंगे कि टाइम ट्रेवल का मतलब कि मैंने एक चुटकी मारी, मैं आज से 10 साल आगे चले गए या आज से 10 साल पीछे चले गए। तो आज की डेट में तो हम पागल समझेंगे, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ये होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बंदा वही था, ये बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा था और उसकी जो प्लानिंग थी वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया कि कैसे कैसे करना। वो चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी घूमी कि उसके जो मतलब कि सितारे भाग थे वो सारे खत्म हो गए। अब इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? सबसे पहले वैसे तो आर्ट कल्चर में हम पढ़ेंगे, बट मेजर पोर्शन में आपको बता रहा हूं, तारीखे फिरोज शाही रिटन बाय जियाउद्दीन बरनी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है इसमें, बरनी, अमीर खुसरो, ये 2-3 बंदे हैं जो, और एक फरिश्ता, एक ये बंदा आएगा। दिल्ली सल्तनत में आपको मेजर जो काम दिखेगा वो इन 3 लोगों का दिखेगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो इनके वर्क्स से मिल रही है। इट कवर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बलबन टू फिरोज खिलजी। इसके टाइम तक जो हमें मिल रही है वो कहां से मिल रही है? तारीखे फिरोज शाही बाय बरनी। तो ये अफगानो टर्क्स ने इसकी हेल्प करी खिलजी की, फिरोज खिलजी की कि तू राजा बन जा। बट इसने फिर क्या करा, आगे बलबन के लोगों को पावर दे दी और और इसने क्या करा, सबसे पहले मंगोल्स को कुछ हद तक रिपेल करा, बट इसने एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है मंगोल्स की, उनको परमिट कर दिया कि इंडिया में रह लो, अब इंडिया में रह लो एज न्यू मुस्लिम्स। अब मंगोल्स कौन है? वॉरिंग ट्राइब्स है बेसिकली, वॉरिंग ट्राइब्स है और इनको लड़ना क्यों है? लड़ना बिकॉज इनको एक टैक्स मिलता है, टैक्स में से इनको एक पार्ट मिलता है। कौन सा मिलता है? खुम्स। खुम्स में से इनको 4/5 पार्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ये जहां भी जाएंगे वहां पर जाके क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और पैसा कमाएंगे। बट अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को रिवर्स कर देगा कि 4/5 नहीं, जो सेना है उसको 1/5 पार्ट जाएगा और राजे को जाएगा 4/5 पार्ट। और जब ऐसा करेगा, किसी की जेब पे हाथ डालेगा, वो रिवोल्ट कर देंगे
और रिवोल्ट करेंगे, दैट मीन्स मंगोल्स का जो दोबारा से इनके साथ था इशू, वो दोबारा से और बढ़ेगा। ही कंट्रोल्ड मालवा। अब फिरोज खलजी के पास, ये देखो इसका मैप देखें एक बार, ये मैमलुक बेसिकली स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम। अब ये वाला देखो, ये नर्मदा आ गई यहां पर आपकी, ठीक है ना, इसके ऊपर रहेगा, उसके बाद डेक्कन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा साउथ। अब किसी भी आदमी ने अगर डेक्कन साउथ में जाना है, चक्रवर्तीन बनना है बेसिकली। चक्रवर्तीन कौन था? जो पूरे इंडिया पे, पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। बट डेक्कन को पार करना इजी नहीं है, क्योंकि टर्क्स को, अफगान्स को, इन सबको क्या आदत है खुले मैदानों में लड़ने की। बट यहां पर क्या है? पहाड़ और छोटी छोटी गलियां सी हैं, और छोटी गलियां किसको पता होंगी? जो वहां का रहने वाला होगा। तो इससे कोई भी नहीं जीत पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस करा इनके साथ, वक्तकों के साथ करा था। ये भी अब क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए मैरिज अलायंस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहां तक ये मालवा को कंट्रोल कर रहा है। मालवा को कंट्रोल करने का मतलब ये वाला रीजन सारा, यानी कि बंगाल भी इसके पास, गुजरात भी इसके पास। इधर से गोल्डन लैंड का ट्रेड आ रहा है सारा, इधर से गोल्डन आइलैंड्स का आ रहा है। उसके बाद जो शिप्स हैं वो सारी आइलैंड हॉपिंग करती हुई इसके बाद पर्शियन गल्फ में निकल जाएगी। तो बेसिकली क्या है, इसके पास अब ये वाला सारा ट्रेड आ गया। अब लैंड वाला सारा ट्रेड रूट आ गया। अब ये कहता है मैं मैरीटाइम पे भी जाऊंगा। अब इनकी जो एक्सपेंशन होगी वो नीचे को होगी। सो मालवा इसके पास है, और सबसे जो मेन इसकी है देवगिरी। देवगिरी बेसिकली डेक्कन की एंट्री पॉइंट है। देवगिरी, दौलताबाद, और जिसको आज क्या कहते हैं औरंगाबाद। तो वहां पर ये क्या करते हैं, तो वो वाला एरिया देवगिरी तक का एरिया इसके पास है। उसके बाद ये ना आप जाता है ना कुछ और करता है। उसका कारण क्या? दिल्ली खुद बैठा साउथ में, अगर अपनी टेरिटरी बना लेगा, संभाल लेगा कौन वहां पे? वहां पे तो हर रोज नया राजा उठेगा, उसने रिवोल्ट कर देनी है। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नर्मदा तक अपना जो है कंट्रोल अभी रखेंगे। और जो बंदा ऐसा कर रहा है उसको हम बोलेंगे वाइज, कि जेब में 1 रुपया है और खर्चने हम जा रहे हैं 10 रुपए। जेब में अगर 1 रुपया तो 1.5 रुपए 2 रुपए तक हम खर्च रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ वाइज पर्सन। तो सेम में यही कर रहा है। अब फिरोज खलजी कह रहा है कि नहीं, धीरे धीरे से आराम आराम से हम एक्सपैंड करेंगे और जो है उसको कंसोलिडेट करेंगे। तो ये हो गया देवगिरी तक, इनके पास मालवा रीजन तक बेसिकली आ गया, यानी कि बंगाल टू गुजरात का जो कनेक्टिंग रूट है सारा, वो इनके कंट्रोल में आ गया। अब स्टोरी कहां पे चेंज हो जाती है? बेसिकली फिरोज खलजी ने गलती स्टार्टिंग में क्या कर दी थी, टर्क्स को प्रमोशन देके, और दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इमोशनल बड़ा था बंदा। अब यहां पे आ जाते हैं अली गुरशस्प। अली गुरशस्प इसका नेफ्यू भी है और सन इन लॉ भी है, ठीक है। अपनी बेटी की शादी कर देते इससे। इसकी बेटी अली गुरशस्प को ना बड़ा टॉर्चर करती है। वो कहती है तू तो भिखारी है, जो तेरे के पास है, जो तेरे को गवर्नरशिप मिली है वो किसने दी है? मेरे फादर ने दी है। बड़ा उसको टॉर्चर कर दिया, डिप्रेशन में आ जाता है बेचारा। अली गुरशस्प कहता है कि कोई बात नहीं, अब रुक जा, मैं तेरे को भी देखूंगा, तेरे फादर को भी देखूंगा, और तेरा एम्पायर भी देखूंगा। अली गुरशस्प क्या करता है, बिना सुल्तान को बताए, बेसिकली अपने फादर इन लॉ को यानी कि फिरोज खलजी को बताए, देवगिरी पे अटैक कर देते हैं। वहां से पैसा लूट के ले आता है अपने पास में, और वो भी वापस सुल्तान को नहीं देता। अब सुल्तान को जब ये पता लगता है कि भाई वो अली गुरशस्प मेरा जो जवाई है वो जाके वहां पे लूट के भी आ गया, पैसे भी, और मुझे भी नहीं दिए। 1294 में वो ऐसा कर देता है, और 1296 तक वो कुछ नहीं कहता उसको। इसका कारण, इसका मतलब बड़ा इमोशनल बंदा है, कहता है यार चल कोई बात नहीं, घर का ही बंदा है, कभी नाराज हो गया उन्हें इसलिए कर दिया उन्हें। अब 1296 में जब उसके सुल्तान के लोग उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा धन लेके आया, वो हमें जरूरत है एम्पायर के लिए, तो उससे वापस मांगो। उसमें क्या होता है, अली गुरशस्प कुछ मैनेज करता है, वो उसके तक मैसेज पहुंचा देता है कि मैं नहीं, अब आपके पास 2 साल निकल गए, अब आप मतलब कि अब तो मेरे को पनिश कर दोगे आगे, अगर मैं तुम्हारे पास दिल्ली आया, तो ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ। फिरोज खलजी को कहता है कि तुम मेरे पास आ जा और मेरे से जो धन है वो सारा ले जा। वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इमोशनल बंदा, वो कहता है कोई ना, फैमिली है मेरी, ये तो खुद की, यहां से मेरे को क्या डर है। तो बेसिकली इमोशंस के चक्कर में वो प्रोटोकॉल भूल जाता है। अब अगर एक पटवारी डीसी को बोले कि जी जो साइन सुन कराने आओ मेरे घर आके करा लो, अब डीसी करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
बिकॉज उसको प्रोटोकॉल पता है, बट ये प्रोटोकॉल को भूल गया। उसका कारण क्या है? ये राजा नहीं है, ये सिर्फ एक सेनानी है, सेनापति था एक, ये जो राजा बन गया। अब राजे वाली क्वालिटीज आई ही नहीं। लेकिन तो ये क्या करता है? अली गुरशस्प को मिलने जाता है इसके वहां पे देवगिरी वाली साइड पे, और सॉरी इसके जो गवर्नर जहां का लगाया होता है अली गुरशस्प को, वहां पे मिलने जाता है। वहां पे जाता है और वहां पे ये जो अली गुरशस्प है फिरोज खान को फिरोज खिलजी को मार देते हैं। अब क्या होता है? जो अली गुरशस्प है वो टाइटल ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब फिरोज खिलजी को मार के इसका कटा हुआ सिर लेके ये जाता है दिल्ली। आगे जो स्पीयर होता है, जैसे अगर ये किसी व्हीकल पे जा रहा है तो आगे एक स्पीयर है, उस पे किसका सिर लटका हुआ? फिरोज खिलजी का। और पीछे क्या है? बहुत सारे पैसे हैं जो इसने कहां से लूटे हैं? देवगिरी से। अब ये दिल्ली की सड़कों पे लेके इसको घूम रहा है, पीछे से पैसों की बरसात कर रहा है, और आगे से ये इसने जो ऑलरेडी पुराना राजा था उसका सिर काट के रखा हुआ है। तो बेसिकली क्या बता रहा है दिल्ली के लोगों को कि अब जो नया राजा है वो कौन है? वो मैं हूं। अगर तो तुमने मेरे साथ रहना है तो लो पैसे एंजॉय करो जिंदगी, और लेकिन अगर किसी ने मेरे एंटी बोलना है तो उसके हाल होंगे ये वाले। तो भी ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज लेके बिना किसी ऑपोजिशन के, सारे नोबल इससे डर जाते हैं कि इसने तो सुल्तान भी मार दिया और किसी का क्या हाल करेगा, तो बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके ये गद्दी पे बैठ जाते। तो कम्स अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा हम क्यों याद कर रहे हैं? बिकॉज ये एक्सपेंशनिस्ट भी था, कंसोलिडेट भी करा इसने। इसके अलावा ये डिफेंस भी करता रहा, ऑफेंस भी करता रहा, कंसोलिडेट भी करता रहा। डिफेंस किससे करता रहा? मंगोल्स से। ऑफेंस किसके पे करता रहा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। और कंसोलिडेट किसको कर पाया? कि ये नहीं है कि एक एम्पायर को जीता और छोड़ के चले गया, वहां पे अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिठाया, वहां पे अपनी पॉलिसीज लगाई ताकि वहां का जो सारा टैक्स है वो सारा इसके पास है। तो ये कंसोलिडेशन, इसलिए इसको बड़ा हम ढंग से पढ़ेंगे। अब जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने क्या लिया? नया टाइटल ले लिया, सिकंदर साहनी। सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर और साहनी का मतलब सेकंड। वो कहता है कि आई विल बिकम द सेकंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर होने के लिए क्या चाहिए उसको? एक चाहिए एम्पायर। एम्पायर किससे चलेगा? इकोनॉमी से। और पैसा इकट्ठा करने उसके लिए क्या चाहिए? आर्मी। और आर्मी को अगर अच्छे से पैसे देने हैं हमने, रिफॉर्म्स मतलब बेसिकली उनका देखभाल करनी है, तो क्या चाहिए हमें? रिफॉर्म्स। क्योंकि अभी जो सल्तनत है वो इन्फेंट थी पहले, अब वो एक चाइल्ड स्टेज पे आ गई, अभी एडल्ट स्टेज पे नहीं आई पूरी। तो ये करेगा अब ये सीन सारा। अब अलेक्जेंडर बनना है, एम्पायर चाहिए। एम्पायर बनाने के लिए बट सबसे पहले हमें क्या जरूरत है कि वो एम्पायर की होमवर्क क्या कर रहा है। ये नहीं है कि जाके अपने 10 बंदे लेके जा रहा है और वहां पे जाके लड़ रहा है। और सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए? इकोनॉमी, पैसा चाहिए। अब पैसा उसी के पास कैसे आएगा? जब सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, कि हर चीज से जो पैसा, हर चीज से जो टैक्स आएगा वो सारा सेंटर के पास आएगा। अब एम्पायर बनाने के लिए दूर दूर तक जाना है उसने। गुजरात जाता है, रणथंभौर, मेवाड़, मालवार, जालोर, वारंगल, मदुरई। अब ये कहां कहां है? ठीक है, ये आपका गुजरात आ गया, ये रणथंभौर चित्तौड़ वाला रीजन आ गया। उसके बाद ये यादव से यहां पे लड़ेगा। उसके बाद होयसाला, कैकतिया और पांड्यस। यहां पे देव समुद्र, वारंगल और मदुरई। तो देखो ये दिल्ली से शुरू हुआ ऐसे करता करता यहां तक पहुंचेगा। बट ये एम्पायर अपना रखेगा सिर्फ यहां तक, यादव तक, देवगिरी तक, डेक्कन तक। उसके नीचे ये अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाएगा सिर्फ। और जो तुगलक होंगे वो यही गलती करेंगे कि वो यहां पर भी अपना एम्पायर बना लेंगे और दिल्ली बैठ के अब इसको संभाल नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये सिर्फ यहां तक अपना एम्पायर बनाएगा, यहां पे ट्रिब्यूटरी रखेगा, सिर्फ जो टैक्सेशन करेगा। और जो मेन बंदा इसका काम करेगा वो होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? जब ये गुजरात में अटैक करता है तो यहां से एक स्लेव को खरीदता है, 1000 दिनारी कहते हैं उसको, मलिक काफूर को, कि 1000 दिनार देके उसने मलिक काफूर को खरीदा था। तो वो इसका बड़ा अच्छा बंदा निकलता है। बट
बिकॉज उसके और इसकी डेथ के बाद वो टाइटल भी, वो थ्रोन पे भी अपनी चाहता है कि मैं जो है अगला राजा बनूं, बट बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअलिटी इट इज सेड कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मलिक कफूर वर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट ऐसा कभी कहीं हुआ नहीं क्लैरिटी, बट ये है कि नोबल्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। ये तो फिर वही स्लेव वाली गेम शुरू हो जानी थी कि स्लेव का स्लेव प्लस सेक्सुअलिटी प्लस एक मतलब कि हमारे ऊपर आके फ्री जो टर्क्स है, फ्री अफगान है, उनके ऊपर आके कोई नया एक ऐसा का बंदा भेजेगा। तो वरंगल होता हुआ मदुराई तक पहुंच जाता है, वो यहां तक पहुंच रहा है। तो देखो एम्पायर इसका कहां तक जा रहा है। यहां पे ईस्ट गंगा भी है, कलिंग वाले रीजन, यहां पे चेर है, बेसिकली चेरों का कोई राजा नहीं है, वो ट्राइबल चीफ्स हैं, तो इसलिए हम उनको एम्पायर में नहीं काउंट कर रहे, बट ये सारा एरिया जो है ये अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब यहां पर आता है वारंगल। जब ये वारंगल पहुंचता है वहां पर ये एक मतलब जिस कमरे में खजाना पड़ा होता है ना, उसको जब ये खोलता है सामने इसको एक बहुत बड़ा डायमंड सा दिखता है, और डायमंड को देख के इसको लगता है कि यार ये तो ये उसके मुंह से क्या निकलता है, कोहिनूर बेसिकली। अब ये बन जाता है कोहिनूर डायमंड, जिसके उसके बाद सारी स्टोरी शुरू हो जाती है। वो सारे इंडिया में घूमेगा अब ये कोहिनूर, और इंडिया में घूमने के बाद ये कहां पे चल जाएगा अब वापस, इंग्लैंड। अब कोह का मतलब होता है माउंटेन, नूर का मतलब होता है लाइट, तो कोहिनूर का मतलब हुआ माउंटेन ऑफ लाइट, कि इतना ज्यादा उसको अच्छा लगा, मतलब कि इतना ज्यादा ब्राइट, इतना ज्यादा शाइनिंग सी चीज लगी, उसको नाम दे दिया उसने कोहिनूर का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल जब लूटा तो सबसे पहले कोहिनूर वहां पर रेफरेंस होता है। तो अब कई बार पूछ लेते हैं कि ये कोहिनूर का फर्स्ट रेफरेंस हमें कहां पे मिलता है। जैसे हम कभी जम्बू द्वीप का नाम सुनते हैं या भारत का नाम सुनते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट रेफरेंस हमें कहां पे मिलता है। लाइक बलबन ही डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, वही आपको कल भी बताया था कि जिस भी राजे ने कामयाब होना है उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्या है 1% मुस्लिम्स है और 99% इंडियंस है। इंडियंस में सारे रिलीजन्स आ जाते हैं, तो 1% फॉरेनर्स है और 99% अभी भी कौन है, जो नेटिव्स है वहां के। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा, ताकि राजे को यह ना हो विद्रोह हो जाए और लोग ही सारे मिलके महल को तोड़ दें। सपोर्ट ऑफ मासेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द एसेट्स। उसके बाद नोबल्स पे ये अपने नोबल्स पे बहुत कंट्रोल रखता है। नोबल्स को बेसिकली क्या है, इतना ज्यादा कंट्रोल रखता है कि उनको कोटा, बेसिकली उनका ना कोटा मिलता था कि आप इतने कपड़े कोई जैसे उस टाइम पे तो कपड़ों की बहुत मारोमारी होती थी कि कोर्ट में तो ये होता था कि मेरे कपड़े ज्यादा महंगे हैं, वो कहता था तेरे कपड़े, जो आज तक टिल डेट वही चल रहा है, वो सब एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए उसने पासिस दे दिए सबको कि तेरे घर में इतने लोग हैं, इतना तेरा कोटा है, कि सिर्फ इतना सिल्क तू खरीद सकता है या इतना कॉटन खरीद सकता है। तो उस पर यह नोबिलिटी में बेसिकली अपनी कंट्रोल रखता है। उसके बाद ये अपनी रिफॉर्म्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। मार्केट रिफॉर्म्स को लेके इसके पूरे टाइम में जब तक इसका राज रहा, मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं आई। उसका कारण क्या कि सारे जो प्राइसेस थे वो ये डिसाइड करता था, और अगर कोई माल प्रैक्टिस होती थी तो वो पकड़ता था और उसको बुरी तरह से पनिश करता था। बुरी तरह से पनिश करने का मतलब कि पिघलता हुआ जो गिलास है किसी के गले में डाल देना, मतलब कि किसी को पिला देना, किसी के मतलब कि हाथी के नीचे उसका सिर दे देना बंदे का, किसी की चमड़ी उतार देनी। अब इसमें एक स्टोरी बड़ी फेमस हुई है कि वो एक छोटे बच्चे को भेजता है मीट लेने के लिए, और मीट में क्या होता है, वो फॉर एग्जाम्पल 1 kg बोलता है, बट वो वापस जब आता है वो बच्चे को क्या होता है, वो वापस आके जब उसको वे करता है वो 800 ग्राम होता है, 200 ग्राम कम होता है उसमें। तो वो खुद अलाउद्दीन खिलजी, उस जो बंदा होता है उसने जो 1 kg का पत्थर होता है उसकी जगह 800 का बीच में से हॉलो होता है। आज तक करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो उस बंदे को बुलाता है और उसमें जब उसको पता लगता है कि ये तो माल प्रैक्टिस कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, तो उसकी बॉडी में से उतना जो मांस निकालता है और उस 200 ग्राम को पूरा करता है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये। उसका कारण क्या, और आज तक आप देखोगे जो भी ऐसे मतलब कि जो स्ट्रिक्ट लोग हुए हैं उन्होंने ही रूल करा पूरे वर्ल्ड पे, किसी लिबरल बंदे ने तो रूल करा नहीं। अब इससे पहले वाला जो था वो बड़ा लिबरल था। वो ये जब जो फिरोज खिलजी है, जब वो रणथंभौर के किले पे गया ना लड़ने के लिए, वहां पे जाके वो उसको कॉन्कर नहीं कर पाया थोड़ी देर में। अगर तो वो प्रॉपर होता कि भाई लड़ने वाला बंदा, वो कहता कि नहीं जो मर्जी हो जाए आज तो रणथंभौर को जीत के जाना ही है, वो वापस आ जाता है साथ में।
वो कहते हैं नहीं यार, आई विल नॉट, फिरोज खिलजी कहते हैं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट मुस्लिम ब्लड फॉर जस्ट अ फोर्ट, कि एक किले के लिए मैं अपना मुस्लिम ब्लड नहीं वेस्ट करना चाहता। बेसिकली बहाना, उसको राजे का पता नहीं कि राजा कौन है। राजे को क्या है, मतलब किल और गेट किल्ड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम चल रही है यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रूलर है, और उसकी जो रिफॉर्म्स हैं उसको हम अभी पढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर कोई नहीं मान रहा उसको तो उसका गेम खत्म है। नेक्स्ट इज बरीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। बरीद सिस्टम उसने बनाया। बरीद का मतलब कि एस्पियोनेज, उसने अपने गुप्तचर छोड़े मार्केट में छोड़े, नोबल्स में छोड़े, पैलेस में छोड़े, अपने एम्पायर में छोड़े, ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन देते रहे कि क्या चल रहा है, कोई राजा तेरे अगेंस्ट तो नहीं कर रहा। और यही बरीद होंगे जो उसको बताएंगे कि जो तेरे मंगोल्स है ना, वो तेरे अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, क्योंकि तूने खुम्स के रोल चेंज कर दिए। तो खुम्स के रोल चेंज करने के चक्कर में जो मंगोल्स है वो तेरे पे रिवोल्ट कर रहे हैं, और इन मंगोल्स को शरण कौन देता है, रणथंबोर का राजा। अब राजपूत है, राजपूत के पास कोई हेल्प लेके गया, राजपूत तो अपनी मूंछ को ऊपर करके वो बोलता है कि ठीक है जी, अब तो जान जाए वचन ना जाए, तो अब जान ही जाती है सबकी फिर अब। और बरीद के ऊपर एक एक्स्ट्रा बरीद था कि एक तो गुप्तचर था, एक उसकी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक उसके ऊपर मतलब कि स्पाई छोड़ा हुआ था। तो ये डबल लेयर ऑफ बरीद सिस्टम चलता था इसके। अब ये देखो, मालवा तक तो यहां तक पहले ही आ गया इसके पास। उसके बारे में ये वाला जो रूट है ना, ये मलिक कफूर का है। यहां पे आप देखो, ये इसका एम्पायर नहीं शो करा हुआ, बट इट इज अ ट्रिब्यूटरी। ये देखो, ये देवगिरी है। देवगिरी आज का क्या है, औरंगाबाद। ये आपका दिल्ली आ गया, देवगिरी आ गया। उसके बाद देव समुद्र ये आ गया, सॉरी द्वार समुद्र आ गया। ये आ गया आपका मदुरई, और ये आ गया वारंगल। ये तीन चीजें हैं आपके पास। यादव आएंगे, होयसाला आएंगे, केकतिया आएंगे और पांड्या आएंगे। इधर आपके चेरस हैं, बट वो चेर जो है बेसिकली चीफ्टन्स हैं, वो छोटे छोटे मतलब कि राज्यों में बटे हैं, इसलिए उनका कोई एम्पायर नहीं है। बट देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र एंड मदुरई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही चार नीचे जो डायनेस्टीज हैं वो रूल कर रही हैं, और जिसको कौन लेगा अपने कंट्रोल में अभी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इसको लेगा, और तुगलक्स इसको अपने एम्पायर के अंदर ले लेंगे। तो इसलिए मैप के साथ पढ़ोगे तो बहुत ठीक रहेगा। वही है ना, देखो यहां से आए थे, पहले बंगाल की तरफ निकल गए, उसके बाद वाया मालवा। अब ये भी बताता हूं एक बार, दोबारा हम इस मैप पे आएंगे। अब मंगोल्स को डराने के लिए, जैसे मंगोल्स करते थे ना कि स्कल्स की दीवार बना देनी अपने दुश्मनों की, अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये किया। इसने पूरे अपने एम्पायर में से मंगोल ढूंढे, उनको मारा और उनकी दीवार बना दी दिल्ली में, ताकि मंगोल्स अगर दिल्ली में कल को आएंगे वो देख के डर जाए। और अब एक्चुअल में होता भी है कि बाद में जब मंगोल्स अटैक करते हैं और उनको पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, दिल्ली आ रहा है वापस, क्योंकि उस टाइम पे चित्तौड़ में होता है, तो जैसे ही उनको पता लगता है कि वो दिल्ली आ रहा है, मंगोल छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि अपराइजिंग हो गया था। एंड ही चेंज्ड द रूल्स ऑफ खुम्स एंड ही डाइड इन 1315। इतना बड़ा राजा मरेगा कैसे अगर कोई बात उसकी ईगो पे आ जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की एक जो दिक्कत आई एंड में जाके, वो कहता है कि यार मैं तो रिलीजन ही नया बना दूंगा। वो इस्लाम को करके खत्म, एक नया रिलीजन बनाना चाहता था। नया रिलीजन बनाना है यानी कि नोबेलिटी को होगी टेंशन कि जो हमने इतना इस्लाम का बड़ा प्रचार करा हुआ है वो तो सारा जीरो हो जाएगा। अगर इंडिया में हम अच्छे खासे हम सेटल डाउन हो गए, इस्लाम की इतनी ज्यादा हम प्रोपगेशन कर रहे हैं, इस्लाम तो जीरो हो जाएगा। ये कहता है मैं नया रिलीजन ही खड़ा कर देना। अब तो वो जाते हैं अमीर खुसरो के पास, सारे नोबल्स इकट्ठे हो गए कि यार करो इसको सेट। अमीर खुसरो फिर अलाउद्दीन के पास जाता है कि ठीक है तेरा जो नया रिलीजन है हम उसको मानते हैं, बट सिर्फ एक इंसान है जिसको तुझे अगर तूने उसको कन्विंस कर लिया तो मैं सारी दुनिया को कन्विंस कर लूंगा कि जो अलाउद्दीन वाला रिलीजन है हमने उसको फॉलो करना। तो ये कहते हैं निजामुद्दीन औलिया, इसको मना ले कि अगर ये तेरे उसमें आ जाएगा कि तेरे नए रिलीजन में अगर आ गया तो हम भी मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इसको लेटर भेजता है कि आई एम द सुल्तान ऑफ इंडियन एम्पायर और इसलिए तुम आके मुझको मिलो।
तो निजामुद्दीन औलिया इसको वापस रिप्लाई करते हैं कि तू कौन सा सुल्तान है, या तो मैं सुल्तान हूं या मेरा अल्लाह सुल्तान है, बस। उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खलजी को ईगो पे ले जाते चीज को। उसके बाद वो दोबारा एक चिट्ठी लिखता है कि भाई ठीक है, अगर तुमने नहीं आना तो मैं आऊंगा। निजामुद्दीन औलिया उसको दोबारा से ये मैसेज भेजता है कि अगर तू अगले गेट से आएगा मैं पिछले गेट से बाहर निकल जाऊंगा। बेसिकली वो उसको मना कर देता है मिलने से। ये चीज ले जाता है वो अपनी ईगो पे, और ईगो के चक्कर में क्या होता है, दिमाग पे चढ़ जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, डिप्रेशन। इसलिए इतने बड़े बड़े राज्य भी डिप्रेशन की वजह से खत्म होते हुए दिखे हैं हमने। तो उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन की वजह से ये डाउनफॉल शुरू हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी मिलिट्री पे, अपने एक्सपेंशन पे, क्योंकि इसने सिकंदर सानी का टाइटल लिया। अभी तो सिर्फ इंडिया कॉन्कर हुआ है। सिकंदर सानी मींस अलेक्जेंडर जैसा एम्पायर बनाना है अभी इसने। अलेक्जेंडर का एम्पायर तो उधर बगदाद से शुरू हो गया, सारा इधर तक था, कैस्पियन तक। अब रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम इसके, किसने रिफॉर्म्स क्या लाई। ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी। अब रिफॉर्म्स जो एक्चुअल में इसने करा, जिसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं। अब एक खलीसा, हमने अभी पहले इससे लेक्चर में पढ़ा था, खलीसा कौन सी लैंड है, क्राउन लैंड है। क्राउन लैंड का मतलब कि वो जो लैंड है वो किंग की है, वो सुल्तान की है, या वो शाह। इसके बाद शाह भी आ जाएगा। शाह कौन होता है, सुल्तान से जो भी ऊपर होता है वो होता है शाह। तो वो वाला जो सारा रेवेन्यू जाएगा वो किसको जाएगा, किंग को। तो अब पैसा जा रहा है, तो अब ये क्या करता है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंड जो होती है वो वापस एक खलीसा में ले आता है। और सबसे ज्यादा फायदा कौन से लैंड का होगा, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सी लैंड है, दिल्ली दोआब वाली। तो ये सारी दिल्ली दोआब की लैंड को खलीसा बना देता है। अब दिल्ली सारी दोआब को खलीसा अगर बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो खत्म, कि ना उनके पास कोई टैक्स जाएगा और ना वो चोरी कर पाएंगे और ना आगे अपनी अपनी जो पावर है उसको इंपोज कर पाएंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो चौधरी थे, बेसिकली चौधरी भी एक टाइटल है सिर्फ, इट इज नॉट अ कास्ट, ठीक है, जस्ट लाइक अ खान, इट इज अ टाइटल। तो चौधरी भी एक टाइटल है। चौधरी कौन है, जो एक गांव का हेड है वो है चौधरी। तो दोआब वाला रीजन ये सारा अपने अंडर ले आता है। अब दोआब वाला रीजन सारा अंडर ले आया, यानी कि पैसा आने लग गया। बट अब उस पैसे को रेगुलर बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में क्या कि अगर किसी ने भी कोई 1921 करी, कोई करप्ट प्रैक्टिस करी, उसका अंजाम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मौत। तो ये बिना कुछ देखे इसने जस्टिस लोगों को तो दिया, लेकिन लोगों को खुश करने के चक्कर में इसने अपनी नोवेल्टी को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो ये खलीसा लैंड थी, जो बेसिकली 4 जो टैक्सेस हैं जो हमें इस्लामिक लॉज में मिलते हैं, वो होता है खरज, ज़कत, जजिया एंड खुम्स। ठीक है, खरज क्या हो गया, जो एक लैंड में से मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है अगर, तो उस पे जो टैक्स देना है दैट इज कॉल्ड खरज। अब खरज किस पे, बेसिकली लैंड प्रोड्यूस पे हो रहा है, और लैंड जो है वो खलीसा में बढ़ गई है, तो दैट मीन्स खरज जो है वो बढ़ गया। ज़कत, जैसे हर रिलीजन, ये कौन पे करेगा, मुस्लिम्स। जैसे दसवंध का सिस्टम होता है कि अपनी जो सैलरी, अपनी जो आपकी आमदन है उसमें 10वां हिस्सा जो है रिलीजियस पर्पस के लिए आपको डोनेशन करना है। तो सेम इज विद ज़कत, जो मुसलमानों ने इस्लाम में अपना डोनेशन करना है, दैट इज कॉल्ड ज़कत। नेक्स्ट इज जजिया, विच इज पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स टू स्टे ऑन अ मुस्लिम लैंड, क्योंकि उनको क्या टाइटल मिल जाता है, जिम्मी का। क्योंकि ये लॉ है, रूल है कि जो एक मिलिट्री होएगी, एक मुस्लिम एम्पायर की मिलिट्री होएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही आ सकते हैं। ठीक है, बट इंडिया में चेंज हो गया, इसलिए आने वाले टाइम में अकबर जो है वो जजिया को हटा ही देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मिलिट्री जो अकॉर्डिंग टू, अगर हम रूल्स देखें कि इसमें सिर्फ मुसलमान आ सकता है, बट जब इंडिया में इसका प्रचार हुआ, इस्लाम आया, मुगल डायनेस्टी बनी, तो इसमें इंडियंस भी आ रहे हैं, लो कास्ट भी आ रहे हैं, राजपूत भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। तो कहते हैं अगर हमने इसी कंसेप्ट को खत्म कर दिया तो जजिया भी खत्म होना चाहिए। तो जजिया इज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स टू स्टे ऑन अ मुस्लिम लैंड एज ए प्रोटेक्शन फीस। ठीक है, नेक्स्ट इज खुम्स, वही 4/5 और 1/5 वाला।
कि 4/5 जो है वो सेना को जाएगा और 1/5 किसको जाएगा, राजे को। एरिया की असेसमेंट कराई, उसने भी ये देखा कि ये जो नए नए थे चौधरी, मुकद्दम, खुद्स, बेसिकली ये जो लोग थे, जो हेड्स होते थे छोटे छोटे, ये क्या होते थे, अगर उनके पास प्रोडक्शन हो रही है हजार एकड़ में, फॉर एग्जांपल अगर उनके पास प्रोडक्शन हो रही है, तो वो सेंटर को बोलते थे कि नहीं जी हमारे पास तो 100 एकड़ में सिर्फ उपजाऊ है, बाकी तो सारे हमारी बंजर जमीन है। तो इसने क्या करा, एरिया की असेसमेंट कराई और खर्च जो है वो बढ़ा के क्या कर दिया, हाफ, 50% कर दिया। इसने जो खर्च वाला जो लैंड था, टैक्स था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब 50%। इससे क्या हुआ, एरिया के असेसमेंट पता लगी कि कौन सी जगह से कितनी उपजाऊ, कितनी जगह, उससे क्या हुआ, सेंटर को पता लग गया कि कितने पैसे आने हैं। उससे क्या हुआ, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी पावर होगी कम चोरी करने की, तो इसलिए जो लोकल लीडर्स थे, चौधरी, मुकद्दम्स और खुद्स जो थे बेसिकली, वो हो गए खत्म। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया उसने, अगेन बलबन वाली थ्योरी, वो कहता है कि जिन्ने इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह ऑन गॉड। तो इसने भी क्या बोला कि मैं जो हूं वो डिवाइन हूं, मैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और इसलिए क्या है, मुझे उलेमाज और काजीज की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो प्रीस्टली क्लास है मुस्लिम्स की, उनको वो साइलेंट कर देता है कि जो अल्लाह ने अगर कोई आदेश देना है वो मेरे को देगा, और अगर कुरान को कोई इंटरप्रेट करना तो वो मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। और इसीलिए बाद में ये क्या होता है, बाद में अपना नया रिलीजन खोलने को कह देता है कि नहीं जी मैं ही भगवान हूं। अब तो बैन ऑन लीकर, गैम्बलिंग एंड डांस, अपनी कोर्ट में बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर देता है कि कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई शराब नहीं होगी, कोई जुआ नहीं होगा। एंड साइडलाइन उलेमास, ऑल्दो इसके पास 10 मिनिस्टर्स थे, बट मिनिस्टरों का काम क्या था, सिर्फ एडवाइस देना, फाइनल डिसीजन इसकी मर्जी थी कि जैसे मर्जी डिसीजन ले, और उसको कोई अपोज नहीं करेगा। अब इसने सारी असेसमेंट करा ली कहां कहां पे मेरी लैंड है। अब जब खलीसा में ज्यादा लैंड आ गई तो वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा करानी है, तो प्रोडक्शन कराने के लिए R&D करानी है, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। जैसे पंजाब में PAU है, लुधियाना में PAU, उसका काम क्या, R&D करना है एग्रीकल्चर पे, कि प्रोडक्शन हमें इंप्रूव करनी है। तो सेम में ये भी PAU खोल देता है, इसका नाम क्या रखते हैं, आमिर ए कोही। कोही का मतलब होता है एग्रीकल्चर। अब मंडियों में जो ये मार्केट रिफॉर्म्स लेके आता है कि हर चीज का इतना प्राइस रहेगा, हर चीज जो है ओवर कोई खरीद नहीं सकेगा। ये नहीं होगा कि आज की डेट में अगर कैंटीन से, जो आर्मी कैंटीन्स होती हैं, वहां से कोई लिकर ही है बेसिकली, वो 100 रुपए की खरीद के मार्केट में 1000 की बेच देगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये कहता है ये काम नहीं होगा, और इसको चेक कौन करेगा, ऑफिसर, जिसका नाम है शाहाने मंडी। तो ये चेक करेगा कि कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन 11 इक्तास हेडेड बाय गवर्नर्स कॉल्ड नजीम या निजाम। अब ये सारे जो हम वर्ड्स अभी पढ़ेंगे ना, ये सारे डेवलप हो रहे हैं यहां से, तो इसलिए इनको देखने की ओरिजिन कहां से आ रहा है इनका। जुडिशियल रिफॉर्म्स, फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा गया अपने आपको इसने, कि मैं तो जी मतलब कि जो मेरे में से जस्टिस का फवारे निकल रहा है, कि जिसने जस्टिस लेना है वो ले लो। लॉर्ड चीफ कौन है, चीफ जस्टिस की तरह, काजी है कजत। तो चीफ जस्टिस कौन हो गया इसका, काजी है कजत हो गया। सुल्तान जो है फाइनल अपील है, और बहुत सारी हार्श पनिशमेंट्स एंड टॉर्चर है अगर कोई किसी की गलती प्रूव हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, जुडिशियल होगी। अब ओवरऑल रिफॉर्म्स क्या लेके आएंगे, सबसे पहले एस्पिरेंट सिस्टम, कि कहीं पे कोई मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही, बिकॉज इसने नोबिलिटी को भी अपने एंटी करा हुआ है, रिलीजियस हेड्स को भी अपने एंटी करा हुआ है, इक्तेदार्स को भी अपने एंटी करा हुआ है, राजपूतों को भी अपने एंटी करा हुआ है, और ये चौधरी, मुकद्दम्स और खुद्स को भी अपने एंटी करा हुआ है। तो सारा सिस्टम जो है वो इसके एंटी चल रहा है। उस पर ये कंट्रोल करने के लिए कौन बताएगा इसको कि ये सारे जो 4-5 राजे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, यहां से जो 100 लोग इकट्ठा होकर तेरे महल की तरफ आएगा, तो कौन बताएगा इसको, स्पाइस। और स्पाइस का नाम क्या है, क्या नाम है, बरीद, ठीक है। उसके बाद बरीद तो बना लिया, अब ये बैठे दिल्ली में, ग्वालियर में कोई होगी, ग्वालियर से कोई इंफॉर्मेशन आनी है, ग्वालियर से दिल्ली कैसे इंफॉर्मेशन आएगी, फोन तो है नहीं ना लेटर है। तो क्या शुरू करा इसने, पोस्टल हॉर्सेस एंड फुट रनर्स।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्वालियर है, ये दिल्ली है, तो रास्ते में हर कुछ किलोमीटर के बाद इसने एक पोस्ट बना दी कि एक पोस्ट से यहां तक एक बंदा भागेगा या एक घोड़ा भागेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बंदे के लिए इतना रख लिया होगा, घोड़े के लिए ज्यादा रख लिया होगा, घोड़ा ज्यादा भाग सकता है। तो ये पोस्ट टू पोस्ट की यहां से मैसेज गया इसके पास, इससे गया इससे, तो मैसेज बड़ा जल्दी पहुंचता दिल्ली। तो फर्स्ट जो पोस्टल सिस्टम है वो इसने शुरू कर दिया। महकमाए वर्दी, ये हो गया एक्सपोनेंट सिस्टम। डाक एंड न्यूज राइटिंग, वही डाक जो चल रही है, डाक मींस पोस्ट, और न्यूज जो है कि क्या चल रहा है सारे एम्पायर में, तो उसको लिख के विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टल सिस्टम वो दिल्ली तक पहुंचाना है चीज को। इंटरमीडिएट रिड्यूस्ड, बेसिकली क्या था, खरज सॉरी खलीसा, खलीसा क्या था कि जो क्राउन की लैंड है सारी, अब ये बैठे दिल्ली में, और पूरे दिल्ली तो आप जो सबसे फर्टाइल रीजन है वहां से सारी चीजें जो आ रही हैं वो इसके पास आ रही है। ठीक है, अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें कि आज जो है अगर एक फार्मर है वो 5 रुपए किलो अपने आलू भेजता है और हम कितने में खरीदते हैं, 20-30 रुपए में। कस्टमर जो है वो 20-30 में कहता है। ये बीच का जो 25 रुपए 25-30 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ये कहां पे पड़ रहा है, इंटरमीडिएट का। इससे इसने खरीदी, मंडी में लेके गया, मंडी वाला आगे होलसेल में लेके गया, उसने पैकिंग वगैरह करी, उसके बाद वो एक रिटेलर के पास गए, रिटेलर ने उसको एसी वाले पूरे शोरूम में सजाया और एंड में कस्टमर को कितने में दिया उसने, 30 रुपए में। अब यही चीज अगर वो कर दे यहां पर कि फार्मर से सीधा, अब यहां पर क्या हो रहा है, फार्मर से सीधा किंग के पास जा रही है और किंग के पास सीधा कंज्यूमर के पास जा रही है। अभी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 7 रुपए किलो हो जाएगा। तो सेम वे अब यही कारण है कि उसके पूरे टेन्योर में कभी भी पैसे नहीं बचे, मतलब इन्फ्लेशन नहीं हुई। यहां पे देखो कितना फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट जहां से प्रोडक्शन हो रही है वहां से उठाओ। फार्मर आज की डेट में क्यों परेशान है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एट द एंड जो वैल्यू एडिशन, नाम की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि सिर्फ आप जाके, आपको क्या सहूलत मिल रही है, एसी वाले हॉल में जाके आप अपनी सब्जी खरीद रहे हो, तो उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। इसीलिए परेशान है वो आज की डेट में कि जो एक्चुअल में फायदा है इससे 20, 200, 300 गुना जो कर रहा है वो कोई और कर रहा है, मेरे को तो मसा इस पे 100 रुपए कमाई हो रही है। तो ये कब से चल रहा है। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, एम्पायर बढ़ाने के लिए। अब क्यों, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि स्टैंडिंग आर्मी को बहुत सारी सैलरी दे दे। और सबसे बड़ी बात, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। बलबन ने भी सिर्फ डिपार्टमेंट बनाया था। उसमें क्या होता था, जब भी लड़ाई होनी सारे गांव में मैसेज लग जाना, लड़ाई होगी, चलो सारे जो एबल बॉडीड मैन है वो सारे आ जाओ। बट इसने क्या करा, स्टैंडिंग आर्मी कर दी। और स्टैंडिंग आर्मी का सबसे मेन क्या है चीज, उनको सैलरी चाहिए। अब सैलरी चाहिए बट पैसे है नहीं, तो क्या करेगा ये, उनको कम सैलरी देगा, कम सैलरी देगा। बट सैलरी देखो, अगर मेरी जो कमाई है वो 100 रुपीज है और जो बाहर का मेरे खर्चे वो 1000 रुपए हैं, तो ये मैं 100 रुपए वाली जॉब करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बट यही अगर गवर्नमेंट कुछ करे कि ये 1000 रुपए का जो खर्चा है मेरा ये 80 रुपीज पे ले आए और 100 रुपीज मेरे को सैलरी दे, फिर मैं हंस के करूंगा। तो अलाउ नहीं ये कर रहा है, वो सैलरी उतनी ही दे रहा है, कम दे रहा है बेसिकली। बट वो मार्केट में जहां पे आपने अपने पैसे खर्चने, अपनी फैमिली पे खर्चने हैं, उस चीज को कंट्रोल रख रहा है कि ताकि आपको 100 रुपए भी वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा लगे। 100 रुपए के 1000 रुपए के आगे तो कुछ वर्थ नहीं है, बट 80 रुपए के आगे तो बहुत वर्थ है। उसके बाद आपकी सेविंग भी हो रही है यहां पर। तो इससे क्या हो रहा है, मोटिवेटेड हो रहे हैं। और सेम वे आज तक चल रहा है कि जो आर्मी कैंटीन्स हैं, आर्मी कैंटीन्स में क्या है कि अगर आपको बाहर कोई एक अटैची ब्रीफकेस लेने जा रहे हो, वो अगर आपको 1000 रुपए का मिल रहा है तो यहां पे अंदर 600 रुपए का मिल रहा है। उसका कारण क्या कि आर्मी को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करना पड़ रहा है। पैसे भी एमएनसी जैसे तो है नहीं कि 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है उनकी, तो जितनी कमाई है उनकी उसके हिसाब से खर्चा है उनका। और अगर चाहे वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टेरेन में काम कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आर्मी अगर काम कर रही है, बट उनके माइंड में क्या चीज है कि अब जो मेरे घर वालों का पेट मतलब कि मैं पालने में सक्षम हूं, तो ये चीज हो रही है।
वो 600 रुपए की कमाई, मतलब कि जो उसका 600 रुपए का खर्चा है वो उसकी सैलरी के हिसाब से बहुत है, इसके अलावा उसकी सेविंग भी हो रही है। तो दैट इज वाई आर्मी कैंटीन जो है वो आज तक चल रही है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कि एक तो मोटिवेटेड रखना आर्मी को, तो ये ना हो ना कि कल को मैं उनको बोलूं कि टर्की जाके लड़ना है और बोले कि नहीं जी मेरे घर में जी चाय पत्ती खत्म है, वो बोले कोई दिक्कत नहीं मैं घर में पैसे रख दूंगा और मैं लड़ने जा रहा हूं। तो कैंटीन वाला सिस्टम चल रहा है और मार्केट बेसिकली जो है वो सारी एक रेगुलेट कर रहा है। लैंड असेसमेंट करा ली, अब ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना है तो पता होना चाहिए कि इस गांव में इतनी उपजाऊ लैंड है, उस लैंड पे इतनी उपजाऊ लैंड है। सो ट्रांसफर द बर्डन टू कॉमन मासेस। तो ये भी हुआ कि अब अगर किसी चौधरी पे उसने बोल दिया कि इतना टैक्स देना तुमने, बट क्या हुआ, वो चौधरी ने क्या करा, आगे जो है अपना टैक्स वो बांट दिया सब में कि जिसको उसने लोन दिया था वो कहता नहीं, जो चौधरी वाला टैक्स है वो चौधरी देगा और जो एक फार्मर वाला टैक्स है वो फार्मर देगा। इससे क्या हुआ, फार्मर को कम प्रेशर हो गया आगे, नहीं तो वो चौधरी को भी हफ्ता देना था और किंग को भी हफ्ता देना था। अब क्या है, सिर्फ किंग के पास जाना है उसका टैक्स सारा। चेंज द खुम्स रूल। अब ये सबसे इसका मेन इसका रहा कि जजेस ने खुम्स को चेंज कर दिया ना, बेसिकली इसने इस्लामिक लॉज को चेंज कर दिया। वो कहता है कि अब देखो राजे की वो उसको राइट है कि वो ज्यादा पैसा ले, तो इसने क्या करा कि जो अगर मैं कहीं भी जाके लड़ूंगा और वहां से जो भी धन दौलत लूट के लाऊंगा उसका 4/5 हिस्सा जो है वो राजे को जाएगा और 1/5 हिस्सा जो है वो सेना को जाएगा। उल्टा कर दिया इसने, क्योंकि वो कहता है स्टैंडिंग आर्मी तो मेरी है राजे की और यही लड़ रही है, तो इसको पैसे देने से बेटर मैं इनको सैलरी भी दे रहा हूं। तो यानी कि पैसा किसके पास आना चाहिए, राजे के पास, और राजे की ड्यूटी है कि वो आगे सब में डिस्ट्रीब्यूट करे। बट और इसने प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आज की डेट में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है घड़ी और ग्रेजिंग पे, ये ग्रेजिंग है चराई, कि अपने पास्चर्स को जो चराने लेके चल जाते हैं उस चराने वाली लैंड पे भी टैक्स लगा दिया और घरों पे भी टैक्स लगा दिया। पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, एम्पायर बड़ा बनाना है इसने अपना भी। जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड जकत ऑन मुस्लिम्स, ये तो आ ही रहा है, ये तो इस्लामिक लॉ कहता है कि भाई ये 4 टैक्स तो लेने ही लेने हैं हर जगह पे। बंजारा नेटवर्क्स, इसके टाइम पे बंजारे पता क्या होता है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये बैठा दिल्ली में, इधर आपका आ गया दिल्ली दोआब वाला रीजन आ गया, ये प्रयागराज तक। अब यहां से जो प्रोडक्शन आ रही है वो दिल्ली आ रही है आसानी से, बट अब अगर हम बोले ये मालवा वाले रीजन से यहां से आ रही है वहां पे, तो अगर राजा ही इसको देखने लग गया तो वो और काम कहां से देखेगा। तो इस काम के लिए क्या करा उसने, जो बंजारों के नेटवर्क थे उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया और उनको बोला कि गांव से तुम मेरे पास अनाज मंडी में लेके आओ या फिर कोई भी प्रोडक्शन मंडी में लेके आओ और उसके बाद हम यहाँ पे बेचेंगे। बट बंजारों में उसने पूरी नजर रखी, ये ना हो कि वो वहां से 100 क्वांटिटी उठाए और रास्ते में 20-30 अपने आप ब्लैक मार्केटिंग कर दे और मेरे पास आके बोले कि हमें तो 60 ही मिली थी सिर्फ। तो उनपे भी ये चक्र खाता है। गवर्नमेंट टू रन ग्रैनरीज, जैसे पीडीएस चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, कि अगर कहीं अकाल आ गया, कोई फेमाइन आ गया, कोई डिजास्टर आ गया तो सरकार देती है ना खाना फ्री में। तो गवर्नमेंट रन एजेंसीज ग्रैनरीज, उसका कारण क्या, अगर कभी फेमाइन आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो ये ना हो कि अगर अनाज की कीमत 1 रुपए 1 रुपी पर केजी थी, तो अगर सप्लाई कम होगी पीछे से उसी को 10 रुपए कर दे। तो अगर ऐसा होगा तो डिमांड जो है वो रॉयल ट्रेजरी में से जाएगा। अगर 300, अगर एक मार्केट की डिमांड 300 केजी है, फेमाइन आ गया, उसके बाद सिर्फ 100 केजी आया, तो 200 केजी कौन भेजेगा, सरकार भेजेगी, ताकि पैसे ना बढ़ जाए। ताकि पैसे अगर बढ़ गए तो आर्मी डिमोटिवेट हो जाएगी उसके पीछे। जवाबित, और ये जो सारी रेगुलेशंस होती थी इसको क्या बोलते हैं, जवाबित, ये टर्मिनोलॉजी वाली चीज आ गई। बरीज एंड मुनिया, ये दोनों वही स्पाई का सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये आ जाते हैं बरीज और मुनिया क्या चीज है, ऐसे ही आ जाता है अगर मेडिवल में से आना हुआ। दाग और चेहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ये अलग से समझा देते हैं। एक है आपकी दाग और चेहरा। अब आज की डेट में क्या है कि अगर किसी ने, हमने कोई ठेकेदार किया काम करने के लिए घर में, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, उसने हमें बोला कि जी मैं आपके घर में ना ABC क्वालिटी का, जो बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट है वो लगाऊंगा, ठीक है। हमने बोला ठीक है। वो कहता 100 रुपए उसकी केजी, 100 रुपए एक बोरी उसका रेट है सीमेंट का।
हमने बोला ठीक है, बट वो लगा कौन सी देते हैं, डी क्वालिटी लगा देते हैं और वो बिल्कुल ही खत्म होती है, और उसका रेट क्या होता है 20 रुपीज। तो हम तो उसको पैसे कितने दे रहे हैं 100 रुपए, बट वो चीज कौन सी लगा रहा है 20 रुपए वाली। तो ये करप्शन चीज है। अब ये आज की नहीं है, ये तब से चल रही है। दाग का मतलब क्या होता था कि अब आर्मी रखी हुई है उसने, आर्मी में कौन होगा, एक तो सोल्जर होगा और एक घोड़ा होगा उसका, ठीक है। और घोड़े को फॉर हॉर्स मेंटेनेंस जो है उसमें सैलरी में उसके पैसे जाते थे सोल्जर के, कि इतने पैसे तेरे और इतने तेरे घोड़े को संभालने के। बट इस टाइम पे करप्शन क्या चल पड़ी, घोड़े को बेच दिया और एक खच्चर ले लिया। वो कहते किसने चेक करने आना, खच्चर रख लिया। अब खच्चर की ना केयर करनी ना कुछ करनी। अगर इस पे 100 रुपए का खर्चा होता था तो खच्चर पे कितना होगा 20 रुपए का। अब जब अलाउद्दीन को ये पता लगा कि यार ये तो दिक्कत होगी, कल को लड़ने गया वहां पे खच्चरों की सेना खड़ी होगी, मैं कहां पे जीत लूंगा, तो उसने ये शुरू करा दाग सिस्टम। दाग मतलब एक साइन लगा देना हर घोड़े पे, कि जब भी चेकिंग होगी घोड़े पे एक साइन लगा देना कि ये तेरा असली घोड़ा है, ये ना हो कि कल को लड़ाई में तो अपना खच्चर ले आए। तो ये दाग सिस्टम जो है इसने शुरू करा टू स्टॉप दिस करप्शन। अब सेम वे एक होता है सेना में घोड़ा और एक होता है सैनिक। अब सैनिक भी क्या होता था, अब यही देख लो, चलो आज की डेट में भी अब पीडब्ल्यूडी है, उसने एक रोड का ठेका निकाल दिया किसी को, ठीक है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई नेशनल लेवल की कंपनी ने उसका ठेका ले लिया। फॉर एग्जांपल एबीसी जो है वो नेशनल कंपनी ने उसका ठेका ले लिया 100 रुपीज में, ठीक है। उसने बोला ठीक है 100 रुपए में देंगे। उसने क्या किया, उसने डेलीगेट कर दिया काम आगे। उसने डी कोई लोकल कंपनी को उसने बोला कि यार तू सड़क बना दे और मेरे से 60 रुपए ले लेना। पड़ गया ना फर्क। सेम तब हो रहा है, सोल्जर जो है वो कोई और बंदा है, उसको मिल रही है 100 रुपए तनख्वाह, और एक अनएम्प्लॉयड बंदा है उसको बोल रहे हैं जा तू जाके लड़ ले और तू मेरे से ले लेना 60 रुपए। अब यहां पे भी घोड़े और खच्चर वाली बात आ गई। लड़ाई में ट्रेनिंग इसको मिली है और लड़ने कौन जा रहा है, कोई और बंदा जा रहा है उसके। तो इसलिए क्या शुरू होता है आईडी कार्ड्स, कि तेरा आईडी चेहरा मींस तेरा हुलिया कैसा क्या है। और आज तक भी ये बोलते हैं ना आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी पे क्या है, तो वही चीज है। तब भी ये पूछता है आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, कि उससे पता लगे कि ये असल में वही सोल्जर बंदा है कि उसका प्रॉक्सी है। तो ये वाले जो सिस्टम है इसने शुरू करता है दाग और चेहरा। तो ये सारी रिफॉर्म्स चल रही है। ये देखो ये चल क्यों रही है, बेसिकली आर्मी की मोटिवेशन के लिए। आर्मी की मोटिवेशन क्यों, क्योंकि इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी आएगा तो एम्पायर बनेगा। अब उसको मेंटेन कर रहा है ये, इसीलिए हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इसकी फूड मार्केट थी, मेन 3 मार्केट्स होती थी, फूड, क्लोथ और स्लेव एंड हॉर्सेस मार्केट। तो ये इन तीनों पे कंट्रोल करना है उसको। तो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेट मैनेजमेंट, सारी जो चीजों का रेट होता था वो कौन डिसाइड करता था, किंग। सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि इसका क्या प्राइस, मार्केट डिटरमिन्ड रेट नहीं होगा। बल्क बाइंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी और कोटा होता था। बल्क बाइंग ये ना हो कि आज अब कोविड आया जब तो सभी ने क्या करा 10-10 बोरियां आटे की उठा ली और बाकियों को कुछ बचा नहीं और उनके घर में रुलता फिरता है आटा। तो सेम भी वही वो कहता है ये ना हो कि कल को कोई फेमाइन आ जाए, कल कोई दिक्कत आ जाए, कोई लड़ाई हम हारने वाले हो और खाने को राशन ना हो, तो वो इसमें बल्क बाइंग नहीं कर सकता कि एक बंदा सिर्फ एक बोरी आटे की ले सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन कर दी और कोटा रख दिया नोबल्स पे। मेन कौन है, नोबल्स, पैसा उनके पास है। 100 बोरी जो आटे की है वो एक अमीर आदमी खरीदेगा, उस पर भी कोटा दे दिया, उसको पर्ची, उसको टोकन काट के देने लग गया बेसिकली, कि तेरे घर में इतने लोग हैं तो इतने खाने की तेरे को जरूरत है, तो पैसा मेरे को देगा और कैश में नहीं तो कहीं भी डील करेगा, मेरे से टोकन लेगा और वहीं जाके चीज को तो खरीदेगा। सुहना, जो हमने बंजारास की बात करी थी, तो बंजारों पे कौन नजर रखेगा, सोना। राशनिंग, पीडीएस ड्यूरिंग स्कार्सिटी, वही गवर्नमेंट रन ग्रैनरीज चल रही है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम चल रहा है जहां पे सस्ते रेट पे और फेमाइंस में फ्री में। और अगर कोई मार्केट में 1921 करता रहा रिफॉर्म्स की तो उसको पनिश करने के लिए कौन था, शहना। अब सेम नेक्स्ट आ गया क्लॉथ मार्केट। कॉटन आ रहा है गुजरात से, सिल्क आ रहा है बंगाल से, दिल्ली में इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और वहां पे इसकी डेवलपमेंट और मार्केट हो रही है। अब इसलिए क्लॉथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, क्योंकि अब कोर्ट में बैठे हैं,
एक नोबल ने कुछ सिल्क डाला होगा, एक ने कॉटन डाला होगा, वो बोलेगा मेरा कपड़ा अच्छा है, वो बोलेगा मेरा कपड़ा अच्छा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, प्लस ये ना हो कि यहाँ पे जो मार्केट चल रही है कि अलाउद्दीन की नाक के नीचे जो मार्केट चल रही है, यहाँ पे 10 रुपीज का रेट है एक क्लॉथ का, ये ना हो कि नोबल्स बहुत सारा खरीदे और ग्वालियर में जाके इसको 100 रुपए में बेच दे। तो कोटा रखा उन पे कि 10, अगर तेरे को 4 मीटर की लोड है तो 4 मीटर ही मिलेगा सिर्फ तेरे को। डेडिकेटेड प्लेसेस, मार्केट्स, आज भी दिल्ली में देखोगे हर चीज की एक डेडिकेटेड मार्केट है। रादर हर जगह बड़े शहरों में क्या है, जो पुराने शहर है बेसिकली, बड़े नहीं पुराने जो शहर है, वहां पे अगर एक जगह सराफा बाजार है, बेसिकली ज्वेलर्स की मार्केट है, वहां पे सिर्फ ज्वेलर्स है। एक जगह कपड़ा मार्केट है, वहां पे सिर्फ कपड़ा है। एक जगह सिर्फ आयरन है, वहां पे सिर्फ आयरन है। तो आज की डेट तक भी ये दिल्ली में, अब सरोजनी जाते हैं, सरोजनी में क्या मिलता है, कपड़े मिलते हैं। तो ये तब से चल रहा है, सरोजनी सबसे फेमस है ये। तो ये जहां पर जो चीज मिल रही है वो डेडिकेटेड प्लेस है। और सारी मर्चेंट्स की रजिस्ट्रेशन एंड कोटा ऑन बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव चीज पे बहुत ज्यादा उनका ये था। ये ना हो कि यहां से 10 रुपए में लेके जाके ग्वालियर में 100 रुपए में बेच दे वो नोबल्स। अब ये सारी होगी एक्सपेंशन, रिफॉर्म्स उसकी। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्क्वेस्ट करनी है। अब ये सारा सिस्टम उसने पीछे से कर दिया ठीक, अब वो करेगा इसका यूज कैसे कर रहा है? अब खलीसा से पैसा आ रहा है, सिकंदर सानी उसने बनना, इकोनॉमी एम्पायर दोनों चाहिए उसको, इकोनॉमी उसने सेट कर दिया, एम्पायर सेट करेगा। ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड कंसोलिडेशन, ऑफेंस भी करा, बचा भी, लड़ा भी और उसको संभाल के भी रखा। सपोर्टेड बाय हिज ब्रदर्स। अब एक बार मैप हम दोबारा देखेंगे, देखो अब क्या होता था इससे पहले, अलाउद्दीन से पहले क्या होता था, कोई दिल्ली बैठा है, उसने एक दो बंगाल जाना और एक जाना है गुजरात। क्या होता था, वो यहां से चलते थे और गुजरात जाने की कोशिश करते थे, बट बीच में कौन है, सारे राजस्थान है, राजपूत है, वो उसको जाने ही नहीं देते थे। तो वो कहता गुजरात में तो कब्जा करना है मैंने। तो वो इस अलाउद्दीन ने एक नई स्ट्रेटेजी खोली, वो कहता कि मैं यहां से नहीं, मैं मालवा वाली साइड से जाऊंगा, पहले गुजरात को हराऊंगा, फिर चित्तौड़ पे, फिर रणथंभौर और चित्तौड़ पे जाऊंगा मैं। तो ये स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर देता है और यहां तक ये खो जाता है और इससे आगे ये किसको भेज देता है, अपने मलिक कफूर को। गुजरात से ये इसको खरीदता है मलिक कफूर को। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये रहती है घूमना। ये वाला एरिया तो इसके पास है ही है सारा, बंगाल वाला। अब ये वाला जब रीजन लेना है इसने, तो सबसे पहले ये जाता है गुजरात, मालवा से घूम के, ठीक है। मालवा ये पहुंच जाता है 1297, गुजरात पहुंच जाता है 1297 में, और वहां पे किसको हराता है, ये देवालाया को। उसके बाद ये निकल जाता है चित्तौड़ में, चित्तौड़ एंड देन रणथंभौर। गुजरात में ये किसको हरा देते हैं, देवालाया के कौन सा राजा होता है वहां पे, राजकरण देव 2, और उनकी कैपिटल कौन सी है, अनहिलवाड़ा। ये अब थोड़ी सी लर्निंग, मतलब ये लर्न करनी है। अप्रोच आपको बता दी घूम कहां पे रहा है वो, और अब उसी सीरीज में सारे ये जाएगा, ठीक है। यहां से कौन इसको खरीदता है, मलिक कफूर को, जिसको क्या कहते हैं, 1000 दिनारी। ही देन वेंट टू रणथंभौर, जहां पे हमीर देव चौहान रूलर होता है, और वो अपनी बलबन के बाद डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंस को, ये उसको हराता है वहां पे। और अब यहां पे रणथंभौर में क्या होता है, सब मुगल्स, अब ये रणथंभौर जाता है, वहां पे डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस। वही आपको बताया था, मंगोल जिसके एंटी हुए पड़े, वो इस पे रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ये शरण दे देते हैं, और जाके अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि वो मंगोल मेरे को दे दे 5। उस 5 को बचाने के चक्कर में रणथंभौर सारा वो अपना दाव पे लगा देता है, और उसको वो हमीर देव को जो हरा देता है, और वो लड़ाई हो जाती है। और यहां पर सबसे पहले, यहां पे जो मेन चीज हमें नोट करने वाली है, अमीर खुसरो सबसे पहली बार जौहर का रेफरेंस देता है। जौहर क्या होता है, पद्मावत देखिए, वो चीज कि अगर किसी रॉयल राजपूत रॉयल फैमिली के सारे, जो पता है कि सबको कि अब मरने वाली लड़ाई है, तो सारी जो लेडीज हैं वो अपने आप को आग में अर्पण कर देती है। तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने रणथंभौर में सबसे पहले यहां पर डॉक्यूमेंट करते हैं इसको, जौहर को। उसके बाद वो चित्तौड़ जाता है। मेवाड़ रूलर कौन है वहां पे, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह या राणा रतन सिम्हा के कई जगह इसका नाम आता है। और जो हम मूवी देखते हैं पद्मावत, वो ये है।
चित्तौड़ में गया, मेवाड़ का राजा राजा रतन सिंह, और यहां पर भी अमीर खुसरो डॉक्यूमेंट क्या करता है, जौहर को, कि जो उनमें से, और उसमें सबसे जो फेमस मतलब कि जो उसके सबसे नोटवर्दी आती है वो कौन है, पद्मावत, रानी पद्मावत। अब यहां तक देखो, गुजरात तक सारा हो गया इनका, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, चित्तौड़, रणथंभौर वाला एरिया सारा हो गया। अब ये नेक्स्ट किस पे जाएंगे, परमार्स पे। परमार्स कौन है, एंट्री टू डेक्कन। इसके बाद ये कहां पे जाएंगे, यादव्स पे। यादव्स के बाद जाएंगे होयसाला एंड केकतियास, और उसके बाद ये कहां पे जाएंगे, पांड्यास के पास। सीरीज पकड़ लो बस, उसके बाद हर एक की कैपिटल कौन राजा था वो तो देखो आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा चीज को, बट इससे क्या है थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये ना हो ना कि कल को वो वरंगल की बात कर रहा हो और हम नॉर्थ ईस्ट में ढूंढ रहे हो वरंगल को, कि वरंगल हमें पता होना चाहिए, मदुराई, पांड्या किंगडम्स या फिर द्वार समुद्र, ये हमें पता होगी सिस्टम है कहां पे। ये ना हो कि द्वार समुद्र हम पंजाब में ढूंढ रहे हो। तो इससे सिर्फ स्टोरी से क्या आपको पता लगेगा कि एक आइडिया हो जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, उसके बाद लर्न करेंगे, हो जाएगा सारा क्लियर, इजी हो जाता है बेसिकली। मालवा जाता है, वहां पे परमार्स रूल कर रहे होते हैं और उनको भी वो हरा देता है। अब वो देवगिरी दोबारा आता है, दोबारा क्यों कहा है यहां पे, 1305 में। इससे पहले कब आया था अलाउद्दीन, अली गुरशस्प था जब वो अपने फादर इन लॉ को बिना बताए अटैक कर देता है, तो तब वाली पहले था, और ये दोबारा से अटैक करता है देवगिरी पे। देवगिरी को दौलताबाद और आज की डेट में क्या कहते हैं, औरंगाबाद, यहां पे, और उसके आगे भेज देते हैं मलिक कफूर को, ठीक है। एंड दिस पोजीशन दी हैड टू टेक केयर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑल्सो, क्योंकि उसको मंगोलों का भी ध्यान रखना है, ये ना हो कि वो मदुरई तक पहुंच जाए और उधर से मंगोल आए और दिल्ली पे कब्जा कर ले। तो ये यहां से वापस हो जाता है परमाणु से। यादव्स वर अटैक्ड एंड देन यादवों से देवगिरी ले लिया, केकतियों से वारंगल ले लिया, होयसालों से द्वार समुद्र ले लिया, और चेराज और ईस्ट गंगास ये छोटी छोटी किंगडम्स है जो ये सारा इसने बेसिकली साउथ भी जो है सारा कंसोलिडेट कर लिया। किंग रामचंद्र जो है यहाँ के यादवों के, ये क्या करते हैं, ट्रिब्यूट भी देते हैं और अपनी जो बेटी है उसकी शादी किससे कराते हैं, अलाउद्दीन खलजी से, ठीक है। उसके बाद केकतिये जो वारंगल वाले हैं, वहां पे है प्रताप रुद्रदेव, उसको मलिक कफूर जो हरा देता है। नेक्स्ट होयसालों में जाता है, वहां पे द्वार समुद्र जो वो उसकी कैपिटल है उसको कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट में वो जाता है मदुरई में, वीर पांड्या, वहां पे पांड्या किंगडम होती है, और जब मलिक काफूर वहां पे जाता है, वहां पे दो भाइयों में लड़ाई चल रही होती है कि मैं राजा बनूंगा, एक सुंदर पांड्या और एक वीर पांड्या। तो वो मलिक काफूर सुंदर पांड्या की हेल्प करता है, उसको राजा बना देता है, और वहां से उसको दो पोर्ट टाउन्स मिलते हैं, दभोल एंड चौल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया हुआ है कि दभोल और चौल क्या चीज है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पकड़नी है, ठीक है। तो अब ये हो गया, दिल्ली से शुरू हुआ एंड तक मदुरई तक आ गया अभी। अब अच्छा खासा इसका एम्पायर मिल गया, और जब इतना बड़ा जब एम्पायर बन जाएगा तो कोई ना कोई बेवकूफी करेगा और उसको खत्म करेगा। पैरेलली क्या चल रही है चित्तौड़ में, जब वो है 1303 के आसपास मंगोल्स तागिर खान के अंदर अटैक करते हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ में था, बट अलाउद्दीन ने क्या करा हुआ था कि मसैकर करा हुआ था मंगोलों का। जब वो रणथंभौर में भी उस राजे को बोलते कि वो मंगोल मेरे को दे दे, क्या करना है उसने, उनके सिर कटवा के उनके स्कल्स की दीवार बनानी है, ताकि मंगोलों को डरा के रखे कि दिल्ली में नहीं आना तुमने। प्लस मंगोल्स जो हैं वो वापस क्यों भाग जाते हैं, खराब वेदर करके, यानी कि गर्मियों का टाइम में आए होंगे, और गर्मियों में ना मंगोल्स के घोड़े कामयाब नहीं होते, और वो वापस आए। दिस मेड हिम रियलाइज कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो बहुत जरूरी है, और इसीलिए जैसे ही मलिक काफूर वापस आता है उसको वो वहां पे भेज देता है मंगोल्स के अगेंस्ट। और उसके साथ साथ एक और बंदा कौन होता है, गाजी मलिक, और ये बनाएंगे अब अगली तुगलक। गाजी मलिक जो है इसको इन्वाइट किया जाएगा टू फॉर्म द तुगलक डायनेस्टी। डिक्लाइन शुरू हो गया। डिक्लाइन के बाद अलाउद्दीन मर जाता है 1315 में, डिप्रेशन में आ गया, उसके बाद ज्यादा कोई एक्सपेंशन में जा नहीं पाया, मेंटेन नहीं कर पाया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मलिक काफूर जो होता है वो कोशिश करता है पावर में आने की। मलिक काफूर पहली बात तो बिकॉज ऑफ सेक्सुअलिटी, सेकंड रीजन स्लेव, थर्ड रीजन उसका कोई अता पता नहीं, कौन सी टर्क है, अफगान है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को।
तो इसलिए सारे मिलकर उसको खत्म कर देते हैं और शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान। उसके बाद सीरीज में चेंज होते रहेंगे, कोई कब आएगा कोई कब आएगा, बट कोई सिग्निफिकेंट रूलर नहीं आ पाएगा अभी। नेक्स्ट सुल्तान कौन है? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह का एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने खुद ने कैलिफ का टाइटल ले लिया था। ये कहता कि मैं ही खिलाफत हूं इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मुबारक शाह का। वो भी मार दिया गया। अब उसके बाद अमीर कॉल्ड गाजी मलिक। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे खुसरो मलिक या नसीरुद्दीन महमूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका। सारे राजे खत्म हो गए। अब एक इंडियन लो क्लास, मतलब कि अगर हम उसमें वर्णों में देखें तो लो क्लास कन्वर्टी मुस्लिम, यह है खुसरो मलिक। अब ये कहते हैं कि मैं राजा हूं। पहली बात तो इंडियन, दूसरी बात लो क्लास, तीसरी बात कन्वर्टी। ना टर्क्स को मंजूर है ना अफगान्स को मंजूर है। वो कहते हैं हम में से कोई भी बन जाए मुसलमान, जो असली मुसलमान है वो उसमें, बट इंडियन, वो भी लो क्लास, वो भी कन्वर्टी, वो हमारा राजा बन गया, फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाना। तो वो इनवाइट करते हैं फिर गाजी मलिक को, और गाजी मलिक इसको हरा देता है और टेक्स द टाइटल ऑफ सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक। अब खुसरो मलिक जब कोशिश कर रहा होता राजा बनने की, सबको पैसे, खूब पैसे बांटता है, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा, पैसे बहुत सारे हैं उनके पास। तो पैसे बहुत सारा बांटने के चक्कर में ये निजामुद्दीन औलिया को भी पैसे दे देता है। तो अब घियासुद्दीन तुगलक उससे पैसे वापस मांगेगा, और उसके साथ अब निजामुद्दीन औलिया ने जो बोला तो उसकी वजह से जो है इसका एंड होगा। तो खुसरो मलिक को मार दिया, तुगलक शुरू हो रहे हैं अब। सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक जो है ये टाइटल लेता है तुगलक शाह का। शाह कौन है? जो सुल्तान से ऊपर है। जैसे राजा से ऊपर कौन है? महाराजा। तो वैसे ही सुल्तान से ऊपर कौन है? शाह। तो ये लेता है टाइटल तुगलक शाह का। अब बहुत सारी, अब पीछे क्या हुआ, बड़े थोड़े थोड़े टाइम के लिए राजे आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो, वैक्यूम बन गया। और जैसी वैक्यूम बनेगा क्या होगा, इतने बड़े एम्पायर में जब वैक्यूम बन जाएगा, पावर वैक्यूम बन जाएगा, तो क्या होगा, रिवोल्ट्स होंगे। जो दूर दूर के राजे होंगे वो बोलेंगे अब तो सल्तनत खत्म, अब हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। हमेशा ऐसे ही होगा, जैसे ही राजा चेंज होगा आपको रिवोल्ट्स दिखेंगे हर जगह, कि कभी गुजरात बोल देगा मैं फ्री हूं, कभी बंगाल बोल देगा, कभी ये साउथ के किंगडम्स बोल देगी हम फ्री हैं, कभी डेक्कन बोल देगा, तो आपको साथ में मिलेगा। तो सेम वे अब तुगलक के पास सबसे पहला चैलेंज ये आ गया। वही आपको बोले कि जब न्यू किंग आएगा उसके चैलेंजेस पढ़ लेने आपने, उसकी पॉलिसीज पढ़ लेनी और उसके सॉल्यूशंस पढ़ लेने। अगर तो ये सब ठीक है तो वो अच्छा राजा, अगर वो फेल हो गया देन ही इज अ वर्स्ट किंग, वर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि पहले चैलेंजेस पढ़ रहे हैं, उसके फिर उस चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज, और उसके पॉलिसीज के मतलब कि रिजल्ट क्या निकले, क्या वो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अब इम्प्रोवाइज्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि अलाउद्दीन बड़े अच्छे अच्छे डिसीजंस बना के गया था, बट उसमें उसने थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशंस करी और कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले उसने क्या करा, खर्च को हाफ से 1/10 कर दिया। जो उसने हाफ करा था उसने अब घियासुद्दीन तुगलक ने 1/10 कर दिया। क्यों? फॉर सपोर्ट। नया राजा आया, उसको सपोर्ट चाहिए अब लोगों की, लोगों को खुश करना है उसने। तो कैसे करेगा, अब अगर नई सरकार आती है वो बोल दे कि आज से 5 लाख की जगह 10 लाख पे इनकम टैक्स रिबेट है, तो सारे खुश हो जाएंगे। तो इसने भी वही कहा कि यार टैक्स पे रिबेट आपको। न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद, क्यों? अर्बनाइजेशन का दौर है। एंड री इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स, जो अलाउद्दीन खलजी के बाद मार्केट रिफॉर्म्स कम हो गई थी उसको वो री इंट्रोड्यूस कर देता है। अब वही बात आपको बोली, टेकिंग दिस एडवांटेज डिस्टेंट रूलर्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव रिवोल्टेड इन वारंगल, नीचे वाला ये। अब वारंगल आपको अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं कहां पर है, ये ना हो कि वारंगल को आप पंजाब जम्मू कश्मीर में ढूंढो, वारंगल आपको आइडिया होना चाहिए यार, नीचे बैठा। He went there to annex it, now empire expanded। और वारंगल में जब ये जाता है, वही आपको बताया था कि जो खिलजीज है उन्होंने सिर्फ उसको ट्रिब्यूटरी रखा, इसने अपना एम्पायर बना लिया, और यही इसकी गलती हुई। दिस वुड मेक हिम सॉर्ट ऑफ चक्रवर्ती।
अब जब मैप देखेंगे तो उसमें हमें दिखेगा कि ये चक्रवर्ती बन रहा है, ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये सारा इंडिया लेके जा रहा है, ठीक है। एंड सप्रेस द रिवोल्ट। उसके बाद बुर्गा खान, ये कौन था? बुर्गा खान कौन है? बुर्गा खान कौन था? बलबन का बेटा। उसके जो आगे बेटे थे वो बंगाल पे राज कर रहे थे, और इस टाइम पे वो क्या, बंगाल बेसिकली क्यों इतना जल्दी रिवोल्ट कर देता है? इतना कहां से कॉन्फिडेंस आता है उसके? पैसा कहां से आ रहा है उसके पास इतना? सिल्क रूट से। सारा जो सिल्क रूट नहीं, उत्तर पथ से, सॉरी, उत्तर पथ से सारा पैसा आ रहा है, इसलिए जैसे ही उसको मौका लगना उसने अपना रिवोल्ट शो कर देनी है। रिवोल्ट इतनी शो कर देनी है कि यहां का जो राजा है वो अपने आप को सुल्तान कहने लग जाएगा, बंगाल का राजा। क्यों? क्योंकि पैसा है, पैसा बोल रहा है उसके पीछे। अब किसी के पास पैसे हो, पता लग जाता है यार, मतलब कि 1 मिनट नहीं लगाता डिसीजन लेने में कुछ, तो इसलिए बंगाल इतना ज्यादा हाइपर है शुरू से। क्योंकि उसके पास, आज भी देख लो, बंगाल बहुत हाइपर है सेंटर के अगेंस्ट। कारण क्योंकि उसको पता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, अगर कल को कोई 19-21 हो भी जाती है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ट्रेड पूरा ठोक के है, ठीक है ना। तो इसलिए बंगाल उस टाइम से लेके आज तक पूरा वोकल है अपनी डिमांड्स के लिए। बंगाल कॉन्कर करा, बिहार कॉन्कर करा, ठीक है। अब ये सारा कॉन्कर कर करा के उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपने फादर की वेट करता है। वो कहता है, पापा आप इतना कुछ जीत के आयो, आज आज आपके मतलब कि आओगे, इतना बड़ा फंक्शन रखा है मैंने, बड़ा खाना रखा है, आपको आगे ढोल नगाड़े डांस डूंस दिखाएंगे, सब कुछ मजा करेंगे। बट अब क्या है, ये गलती क्या कर लेता है, अब पता नहीं ये डेस्टिनी है कि जस्ट कुछ और है। तो आपको बोला था कि वो खुसरो मलिक जो है वो निजामुद्दीन औलिया को पैसे दे देता है कि तू मेरे साइड। वो निजामुद्दीन औलिया संत बंदा है, वो कहता है यार तू मेरे को नहीं चढ़ावा चढ़ा दे, मैं कहीं पे मतलब कि अपना जो इस्लाम का प्रोपेगेशन कर लूंगा। तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को कहता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूं और जो खुसरो मलिक ने देखो पैसे दिए थे ना, वापस कर दे तू। और इस मोमेंट पे निजामुद्दीन औलिया कहता है दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। आज तक हम कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था गयासुद्दीन तुगलक के कि तो दिल्ली पहुंच तो सही, फिर देखेंगे क्या बात है। और इसका कहना बिल्कुल सही हुआ। ये देखो, ये सारा इसका एम्पायर बन गया बेसिकली। चलो मैं आपके बाद बताता हूं, ये सारा इसका एम्पायर बन गया। और बीच में जहां पे नहीं एम्पायर दिख रहा आपको, दैट मीन्स वहां पे ट्राइब्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स है। यहां पर भी ट्राइब्स है, ये चेरों वाली भी ट्राइब्स है, यहाँ पे गुजरात वाली थोड़ी सी रीजन में है। तो बेसिकली ट्राइब्स को कई बार नहीं कॉन्कर कर पा रहे। जैसे हमने गजना एम्पायर जब पढ़ा था, उसमें छोटा सा एक घुड़ था, और घुड़ बाद में इतना स्ट्रांग हो गया उसने गजनी को ही खा गया। तो ऐसी इसमें भी थोड़े थोड़े आपको ट्राइबल जो जगह है वो आपको दिखेंगी। और ये देखो, ये है कहां पे ट्राइब, सबसे ज्यादा लड़ाके है कहां पे लोग, ये सेंटर में है। कहां पर? इस रूट पे है। पैसा किसका खा रहे हैं? टोल का, कि जो चुंगी लग रही है, इधर से उधर ट्रेड जा रहा है, उसका ये पैसा खा रहा है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है कोई भी बंदा। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर ये कुछ टाइम तक के लिए फ्री रहता है। बेटा आ जाता है और इसका नाम क्या था? उलग खान। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? उलग खान होता है। अब निजामुद्दीन औलिया ने बोला दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली पहुंच से फिर देखेंगे क्या कौन से तूने पैसे लेने हैं। और होता भी वही है। जो सेलिब्रेशन के लिए उसने पेविलियन, एक स्टेज सा बनाया होता है, उस पर जैसे गयासुद्दीन तुगलक चढ़ता है उससे नीचे मरता है और वो उसी स्टेज में मर जाता है। तो इसलिए उसके बाद होती है निजामुद्दीन औलिया की फुल चढ़ाई। वो कहता है नहीं यार, इस बंदे से पंगा नहीं लेना हमने कभी भी। वैसे भी उसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। अब इससे पहले भी अलाउद्दीन खलजी जब था, अमीर खुसरो ने बोला था कि सिर्फ इस मतलब कि सेंट को ले आ दो हमारे पास। बेसिकली अगर सेंट जिसके साथ खड़ा हो गया तो उसके साथ पूरा जो सोसाइटी है वो चलती चलती है। राजपूत, अगेन मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, पुराना राजा गया, नया राजा आया, दोबारा से वही रिवोल्ट शुरू। राजपूतों ने फिर रिवोल्ट कर दी। और सेम वे मंगोल्स को भी टाइम होगा कि नहीं यार, अभी राजा आया, नया नया लड़का, देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। हमेशा ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही नया राजा आ रहा है सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसको दबा ले हम। तो हमेशा आपको देख के हम पढ़ते हैं कि वो वहां पर गया, वहां पर। वो इससे पहले भी तो एम्पायर था, बट इससे पहले कोई लिखा पढ़ तो होती नहीं थी कि इंडिया अब से जो है पंजाब या हरियाणा या कोई भी स्टेट वो इंडिया का ही पार्ट है। उस टाइम पर तो जिसने जीत लिया, जिसने किले पे मतलब कि फतेह पा ली। अब तब क्या है, तब जब तक आप बैठे हो, जब तक आप सुपर इम्पोज कर रहे हो अपनी पोजीशन को, तब तक ठीक है।
लेकिन जैसे ही आप गए और वीक हुए सातवीं राजपूतों ने, और राजपूत तो बेसिकली सबसे मतलब कि लड़ाकी तो नहीं हम कहेंगे, बट सबसे वॉरियर क्लास है, वॉरिंग ट्राइब है उनका। अब मंगोल्स के चक्कर में मोहम्मद बिन तुगलक एक डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन की चेन में उसके सारे डिसीजंस वो लेता है, और वो सारे ही उस पर गलत निकलते हैं। अब मंगोल्स के डर से वो क्या करता है, वो दिल्ली से अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर देता है देवगिरी में, दौलताबाद में। दिल्ली भी हमें मैप में पता है, देवगिरी भी पता है। तो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक खुद देवगिरी का गवर्नर रहा होता है, इसलिए उसको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा एरिया और यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम है, औरंगाबाद में मतलब कि पेनिनसुलर रीजन है, सी के पास है, ठंडा रीजन है, दिल्ली की तरह गर्मी या सर्दी नहीं है। तो वो अपनी क्या होता है, अपनी सारी जनता को जो है वो दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, और दिल्ली में वो सिर्फ अपनी आर्मी को स्टेशन कर देता है। ठीक है, अब आर्मी को स्टेशन तो कर दिया, लड़ने के लिए उनको मोटिवेशन भी चाहिए। मोटिवेशन के चक्कर में वो क्या करता है, उनको 1 ईयर, कई कई जगह 2 साल भी लिखा है, बट हम इसको 1 ईयर भी लेके चले, 1 ईयर की सैलरी एडवांस में दे देता है। ये वो बेवकूफी करते हैं, जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं अगला इधर उधर हुआ, तब कौन सा कोई फोन है कि ट्रैक हो जाएगा, कुछ इधर उधर हुआ, निकल गया पैसे लेके। उसके बाद क्या है, दिल्ली से दौलताबाद लेके आया सबको, उस पर भी पैसा लगे। तो अब पैसा आएगा कहां से? मेन सोर्स ऑफ लैंड क्या है? टैक्स। हाँ, मेन सोर्स ऑफ टैक्स कहां से? लैंड से। तो वो क्या करता है, जो खर्च होता है उसको 20 टाइम्स कर देता है। 1/10 का जो पहले होता है उसको 20 टाइम्स बढ़ा देता है, यानी कि डबल ही कर दिया। ठीक है, तो अब पैसे इतने सारे ले लिए, ठीक है, अब पैसे है तो है नहीं उसका, चलो ठीक है, एक सेकेंड, इससे पहले एक और पॉइंट है, उसे टैक्स बढ़ा दिया। दिल्ली दोआ वाला रीजन फर्टाइल है, वो कहते हैं ठीक है यार सह लेंगे तेरा ये भी, बट क्या होता है, फेमाइन्स आ जाते हैं, बारिशें नहीं पड़ती 2 सीजन लगातार, प्रोडक्शन खत्म, टैक्स देने के लिए पैसे नहीं, तो क्या होगा, पीजेंट रिवोल्ट्स हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक पहले कहते हैं कि नहीं, पैसे तो इनके निकालने, घर से जाके बढ़ के निकालो। आर्मी जो है उनकी वो धक्का करने लग जाती है, ये देख के बेचारा अपना माइंड चेंज करता है, वो कहता है नहीं छोड़ो इनको माफ कर दो, प्लस इनको लोन दे दो। अब लोन कहां से देना है? रॉयल ट्रेजरी में से देना है। रॉयल ट्रेजरी खाली करनी शुरू कर दी। अब लेकिन एम्पायर तो चलाना, तो वो क्या करेगा, वो कहता है कि ठीक है, जो आज तक हम कॉपर और सिल्वर के हम कॉइन्स यूज कर रहे थे उसको मैं चेंज कर देता हूं कि आज से ब्रॉन्ज के सिक्के चलेंगे। अब ब्रॉन्ज के सिक्के चलेंगे, इसका मतलब ये इसका एक डिसीजन था कि ब्रॉन्ज के सिक्के, अब इस ब्रॉन्ज के सिक्कों की करेंसी का नाम अब देखोगे क्या है, कि जैसे वो सिल्वर, कॉपर सिल्वर को बोल रहे हैं जित्तल टंक का बोल रहे हैं, तो इस ब्रॉन्ज की करेंसी को क्या बोल रहे हैं? अब ब्रॉन्ज की उसने बोल दिया सिक्के चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर तो कोई है नहीं देखने वाला कि कौन सा असली सिक्का है कौन सा नकली सिक्का है। ठीक है, तो अब क्या करा, लोगों ने ब्रॉन्ज के अपने घर में पड़े हुए बर्तन उनको पिघलाया और उनके सिक्के बना दिए। फेक करेंसी बहुत ज्यादा होगी। अब जब फेक करेंसी हुई तो उसको लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही धांधलेबाजी शुरू होगी। वो क्या, अब वो इससे भी बड़ा बेवकूफी वाला डिसीजन ले लेता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ब्रॉन्ज के सिक्के हैं वो मुझे वापस दे दो और मेरे से इक्वलेंट सिल्वर के सिक्के ले जाओ। वही बात होगी कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में जितना लोहा पड़ा है, सरकार के पास जाओ उतने इक्वलेंट, अगर आप 10 किलो लोहा दोगे 10 किलो सोना दे देंगे वो आपको। जो पहले नहीं भी पिघला के अपने जाली सिक्के बना रहा था वो भी अब जाली सिक्के बनाता है, सरकार के पास जाता है, ये देखो जी मेरा ब्रॉन्ज का सिल्वर ले आता है। अब इससे क्या हुआ, और बिल्कुल ही गेम खत्म होगी। तो ये सारी गेम यहां से चली, इसी के बीच में इसके 5 डिसीजन है, इसके अलावा 2 है, क्योंकि ये भी अब चाहता था सिकंदर बनना। ठीक है, क्योंकि मंगोलों को इसने जब दिल्ली में अपनी आर्मी बिठाई थी, एक बार हरा दिया था, उससे इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्या कहते हैं, खुरासन, कि मैं अब इंडिया छोड़ के मैं खुरासन भी जाऊंगा। बट खुरासन जाना कोई आम बात तो है नहीं है, यहां पे सारे गर्मी वाले माहौल वाले लोग हैं, वो खैबर पास करते सारी इतनी ठंड शुरू हो जानी है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए प्लान ड्रॉप कर दिया। और जो एक्चुअल में इसने दिल्ली को फोर्टिफाई करा था वो सारा फेल हो गया, और वो कहता है कि यार दौलताबाद में क्या करना, वापस दिल्ली चलो। तो ये क्या होता है, वहां से जब खत्म हुआ दोबारा यहीं पर आ गया कि जो कैपिटल है दोबारा देवगिरी से दिल्ली आएगी। इसमें दोबारा खर्चा, पैसे है नहीं, तो वैसे ही वो मतलब कि चलो उसकी डेथ हो जाती है, बट मतलब वो मरने के एज गुड एज डैडी है।
तो ये इसकी शॉर्ट सी स्टोरी है कि क्या क्या इसने करा। ठीक है, अब आर्मी रखनी थी दिल्ली में, तो वही बात कि पेड 1 ईयर एडवांस सैलरी, उनको मोटिवेट करने के चक्कर में। लेकिन मोटिवेशन गलत चीज, उन मोटिवेशन के चक्कर में उसने लालची बना दिया, वो छोड़ के भाग गए। ठीक है, फेमाइन्स आगे साथ में इंक्रीज द टैक्स 20 टाइम्स, सेम टाइम फेमाइन्स, जिसको बहुत बुरी तरह से आर्मी ने हैंडल करा। लेकिन बाद में उसने चेंज करा, उसने बोला छोड़ो यार, इनको लोन्स दे दो। एंड करेंसी एक्सपेरिमेंट उसके बाद करा, क्योंकि पैसे तो है नहीं है, पैसा प्रिंटिंग तो करनी है। आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट छापना चाहे तो ये तो है नहीं मर्जी से छाप देगी, उसके इक्विवेलेंट उसको क्या रखना पड़ेगा अपने पास, गोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 2000 का एक नोट है, तो उस पर क्या लिखा होता है, घर जाके अभी चाहे देख लो, उसमें लिखा होगा कि मतलब कि आरबीआई के गवर्नर जो आपसे प्रॉमिस करता है कि जिसके पास भी ये है उसको मैं उतनी वर्थ देने को तैयार हूं जितना उस वैल्यू की नोट है। ये तो कागज की तो उतनी कीमत है नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली हम जिसको कहते हैं, उतनी तो है नहीं, बट आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि इसके इक्विवेलेंट गोल्ड की गारंटी मेरी है, तो इसलिए करेंसी चल रही है। तो वही चीज आ गई। अब ट्रांसऑक्सेनिया, उस टाइम पे कौन आ रहा है, तर्मा सिरहिन, मंगोल रूलर कौन आ रहा है इंडिया में, दिल्ली में अटैक करने, तर्मा सिरहिन, बट वो उसको हरा देता है। दो एट अर्ली स्टेजेस ही वन, बट ड्रीम ऑफ खुरासन, जब वो वापस भी चले जाता है और खुरासन वाला ड्रीम उससे पूरा नहीं होता, तो उसका जो डिजास्टर्स हो जाता है, बिकॉज खैबर पास वो नहीं कर पाता, और डिफॉल्ट सोल्जर, क्योंकि साल की एडवांस सैलरी दे रही, उसके बाद अब घर में लेबर लगती है अगर किसी के, उसको अगर आप उसको डेली का पैसे देते हो या फिर काम करने के बाद पैसे देते हो, अगर किसी को एडवांस में आप पैसे दे दिए, हो पाएगा आपका काम? उसने 4 दिन काम करना है, उसके बाद टाटा बाय बाय ढूंढ लेना जहां मर्जी। अगर आज नहीं हम ढूंढ सकते तब क्या ढूंढ लेंगे हम? इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अब इतने ज्यादा ऊपर झंझट चल रहा है, तो उसने क्या करा, नर्मदा से ऊपर वाले एरिया को संभालने के लिए उसने नर्मदा से नीचे वाले सिस्टम को भूल गया। वो अब जब भूल गया तो ये तो चाहिए मौका वहां के रूलर्स को, उन्होंने क्या करना है, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देनी है। और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से क्या होगा, यहाँ पे बहमनी किंगडम आ जाएगी, यहाँ पे विजयनगर किंगडम आ जाएगी। बहमनीज बेसिकली अरब्स और मुस्लिम्स बनाएंगे, और विजयनगर जो है हिंदू रूलर्स बना देंगे, और इनकी आपस में चलो बाद में लड़ाइयां चलेंगी, वो भी हम देखेंगे। तो इस एरिया को संभालने के लिए इस एरिया को भूल जाता है, तो साउथ तो पहले ही गया उसके हाथ से। ठीक है, अब उसकी जो 5 रिफॉर्म्स पॉलिसीज थी जो फेल हो गई थी, एक तो हैवी टैक्सेशन 20 टाइम्स जो खर्च कर दिया उसने, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी, टोकन करेंसी ब्रॉन्ज वाली, उसका नाम आप ढूंढोगे, खुरासन ड्रीम जो खैबर से पास हो गया, वो कहता है कि मैं नेटिव लैंड जो बेसिकली है मेरी, जो मेरा असली पिंड है, चाहे आज की डेट में भी कोई कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड है, उसका पिंड तो कहीं ना कहीं है ना, उसके साथ तो अटैचमेंट रहती है। बंदा कहता है चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लूं, एक कोठी आकर तो अपने पिंड में डालनी है। तो सेम ये भी चाहता है कि यार मैं नेटिव लैंड में तो जाऊं अपने, बट ये हो नहीं पाता। उसके बाद एक कराची एक्सप्रेस एक एक्सपेडिशन भी कर रहा है। बेसिकली कराची कहां पर है, कुमाऊं वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में एक रीजन है। बेसिकली वो इसको पार करके आगे चाइना पे अटैक करना, चाइना को कॉन्कर करना चाहता था, बट ये भी फेल हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी ठंड है, और यहां पे कहते हैं कि जितनी उसकी गई थी सैलरी, सोल्जर्स गए थे, वापस सिर्फ 10 आए थे। तो ये 10 नंबर एज सच नहीं है, बट कहने का मतलब कि अगर 1000 की सेना गई तो 10 बंदे वापस आए, जीत के चाहे आए, तो ऐसी जीत का करना ही क्या है। और वो भी इतनी सारी हारों के बाद, वो कहते हैं एक छोटे से देश पे हम राज्य पे कब्जा कर ले, तो जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो कर गया था। बट इसके बाद वो तिब्बत चाइना पे अटैक करना चाहता था, बट सेना ही नहीं आई। वो कहता है कि ये तो खैबर से भी बुरा हाल हो जाना मेरा यहाँ पर, तो वो उसको भी ड्रॉप कर देते। अब उसकी रिफॉर्म्स, टैक्सेशन फेमाइंस के साथ होगी, रिवोल्ट्स होगी, वही सेम चीज सारी बार बार आ रही है। ठीक है, इसके अलावा इसने दीवाने को ही, अब इसने बोला कि यार पैसा लेके आना है, पैसा कहां से आएगा, प्रोडक्शन से, लैंड प्रोडक्शन से, यानी कि R&D एग्रीकल्चर में बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी एक दीवाने को ही बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, R&D के लिए। बट अब तक इतनी ज्यादा करप्शन हो चुकी है ऑफिसर्स में कि वो
कहते हैं जैसे स्कैम्स पकड़े जाते हैं कि बिलिंग होती है 1000 रुपए की, सामान होता है 1 रुपए का, तो ये भी वही जाता है। इसने 100 रुपया दे दिया कि यार दीवाने को ही R&D पे लगा दो, पूरा ये कर दो, उन्होंने बिल्स भी बना लिए, सब कुछ पास पूछ करा के कैश भी करा लिए, लेकिन जब जमीन पे जाके देखा कि एक टोए में या मतलब कि पॉन्ड में उन्होंने शो करा हुआ है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप की, हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये चीज हुई। तो करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दीवाने को ही वाला जो उसको आइडिया वो ड्रॉप करना पड़ा, और उस पर जितना खर्चा हुआ था उसका वो सारा उसका वेस्ट हो जाता है, और वो 3 साल के बाद वो दीवाने को ही को बंद कर देता है। तो देख लो सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप उसका जो भी डिसीजन ले रहा सब फेल जा रहे हैं उसके। इल स्टार्ड सुल्तान, जिसके स्टार्स ही खराब है। इन ऑर्डर टू गेट पॉपुलर सपोर्ट ही गेव जस्टिस एंड सेटअप दीवाने खास एंड सदरे जहां। अब इतनी ज्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, बट कोशिश बहुत करेगा बट रिवाइव नहीं कर पाएगा अब लोगों में। मीरे दाद वॉज लोकपाल, लोकपाल का मतलब जो ऑफिशियल्स में चेक रखेगा। He also wanted to separate religion and administration। अब ये इसने और एक बड़ी गलती कर दी कि वो कहता है रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दो, यानी कि उलेमाओं को, काजियों को अलग कर दो, और जो कुरान का इंटरप्रिटेशन करूंगा वो मैं करूंगा। लोग पहले ही परेशान है इससे, तो अब ये और अपने दुश्मन जो है वो बढ़ा रहा है। एंड हेंस रीइंफोर्स डिवाइन थ्योरी, जिन्ने इलाही वाली सजदा पायबोज, कि भाई उलेमास प्रीस्टली क्लास आर मेंट नथिंग फॉर मी, जो राजा है वही अल्लाह, जो राजा की मर्जी है वही अल्लाह की मर्जी है, और एंड वैसे वर्सा। हेंस ड्रॉप्ड कैलिफेट रेफरेंस, तो जो बेसिकली खुतबा होता है जो मुस्लिम प्रेयर्स को अगर हम ले लें तो वो कैलिफ की नाम पे या फिर किंग के नाम पे होती है, तो वो कैलिफ का नाम ही लेना बंद करवा देता है। बट सून अपनी वो मिस्टेक रियलाइज कर देता है, बट इस टाइम तक बहुत लेट हो जाता है, और वो जाता है इन्वेस्टिचर मंसूरनामा भी लेके आता है, बट वो उसका काम नहीं होता। बट ऑल इन वेन नाउ, मतलब सब कुछ फेल है। अब जो जितना मर्जी वो रिवाइव करने की कोशिश कर ले, जब पैसा ही नहीं है राजे के पास तो वो एम्पायर नहीं चला सकता। पैसा खत्म है, वो जितनी मर्जी चापलूसी कर ले, जो मर्जी कर ले, अब वो नहीं कर पाएगा। अब ये वाला देखो, एम्पायर पहले कितना था, अब सिर्फ इससे ऊपर ऊपर वाला रह गया। इधर बंगाल ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, इधर साउथ ने भी डिक्लेयर कर दी, अब सिर्फ इतना सा रह गया। देखा बड़ा एम्पायर था, अब वो छोटा होता रहेगा, और सैयदों में और छोटा हो जाएगा। लोधीस कुछ हद तक इसको बढ़ाएंगे, बट उसके बाद मुगल्स के बाद नई स्टोरी शुरू होगी हमारी। मबार रिवोल्ट 1335 में शुरू हो जाती है, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। 36 में विजयनगर बन जाती है, और 47 में बहामनी बन जाती है। इतनी सारी रिवोल्ट्स होगी। उसके बाद गुजरात का एक राजा होता है तागी, वो भी अपनी डिक्लेयर कर देता है। ये देखो तागी, ये इधर वाले रीजन में आप लगा लो, गुजरात में तागी एक रूलर है, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। अब वो कहता है बाकी तो बचा नहीं सका, ये तो बचा लूं, बंगाल तो हाथ से गया, गुजरात को तो रख लूं। तो ये क्या करता है, यहां पर आता है, इसका पीछा वगैरह करता है, और यहां पे थाटा ही डाइज ऑफ सम डिजीज, उसको पीछा कर इधर सिंध मुल्तान में भाग जाता है। जो तागी रूलर है वो सिंध मुल्तान वाली साइड पे भाग जाता है, उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और थाटा में ही डाइज इन 1350। एंड बदौनी इसके लिए क्या कहते हैं, द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम दियर किंग, मतलब कि राजा को उसकी प्रजा से छुटकारा मिल गया और प्रजा को उसके राजा से छुटकारा मिल गया। अब कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के सामने चैलेंजेस क्या हैं, पीपल, क्योंकि लोग परेशान हो, उलेमास बिकॉज सब कुछ खत्म कर दिया, नोबिलिटी बिकॉज पागल राजा था, सुनता ही नहीं था, सारे बंदे उसके एंटी चल रहे हैं। अब सबको उसने खुश करना है, एक एक करके सबको खुश करेगा। बट ही रिवाइव्ड द स्लीपिंग डीमन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब ये इसने सारी गेम खराब कर दी। जो इल्तुतमिश वाले टाइम से एक अच्छी, शायद एक सेंट्रलाइज्ड एक इकोनॉमी बननी थी, उसने इसको दोबारा से खत्म कर दिया। कैसे, जो ये नोबिलिटी थी, बेसिकली इख्तियार थे लोग। इससे पहले क्या होता था, ये सेंटर से अपॉइंट होते थे, सैलरी मिलती थी, एंड दे वर नॉट हेरिडिटरी। इसने क्या किया, इसने इस चीज को हेरिडिटरी बना दिया। एक ऑफिशियल्स को भी प्लस आर्मी को भी इसने क्या देने शुरू कर दिए, लैंड ग्रांट्स लैंड अराउंड दिल्ली रीजन। अब आर्मी के जर्नैल के पास आर्मी भी है
और पैसा भी है, तो वो आज नहीं तो कल सेंटर को आंखें दिखाएगा। तो यही उसमें दिक्कत हो रही, फ्यूडलिज्म अब दोबारा से निकलेगा हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन अब दोबारा से होगी। हेरिडिटी टू अपीज द नोबल्स एंड सून दिस डीमन विल ईट द अर्बनाइजेशन। सिटी अर्बनाइजेशन खत्म, सिटीज खत्म, तो सिटीज खत्म तो अर्बनाइजेशन खत्म। इन ऑर्डर टू विन बैक ही रिवर्स्ड ऑल द क्रूअल पनिशमेंट्स, जो अब तक सजाएं दी जा रही थी कि लात कटवा दी, बाजू कटवा दी, पिघलता जो ग्लास है वो गले में निकाल दिया, जो ये सब खत्म कर दिया उसने। क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। उसके बाद बंगाल और गुजरात लेना जरूरी है। इससे पहले क्या हो रहे थे, राजा जाते थे, कब्जा करते थे, जीतते थे या हारते थे, बट इसने क्या करा, अपीजमेंट पॉलिसी। गुजरात और बंगाल दोनों में जाता है, वहां पे ट्रीटी कराता है कि ठीक है तुम मुझे इतना लमसम 1 साल का पैसा दे दो, उसके बाद जितना मर्जी कमाओ। तो बेसिकली अब राजे की जो पोजीशन हो रही है वो खत्म हो रही है। बेसिकली सेंटर जो है वो स्टेट्स के आगे झुक रहा है। तो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। इन ऑर्डर टू अपीज ही टुक मेनी स्टेप्स। नोबल्स को लिए वही हेरिडिटरी इक्तेदार, उसने क्या करा, एक नया ऑफिस बनाया, इधर नहीं है, उसने एक ऑफिस बनाया नया। वो कहता है कि यार मेरे को एक फिक्स्ड पैसा बताओ कि स्टेट को आता है कितना। अब आप किसी नए ऑफिस में जाते हो या नया कोई ऑफिस आपने संभाला, आप बोलो यार मेरे को पहले ये तो बताओ, मैं खर्चा उस हिसाब से करूंगा जिससे मेरी आमदन हो। तो ये नया एक ऑफिस बनाता है जिसमें वो ये कहता है कि यार मेरे को बता दो कितने पैसे आने हैं मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं खर्चा करूंगा। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर ये उस लिमिट से 6 करोड़ के 6 पॉइंट समथिंग करोड़ टंकाज के लिमिट से बाहर नहीं गया अपने खर्चे में। बट साइड बाय साइड ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। इसने एक तो हेरिडिटरी बना दिया। दूसरा इसने क्या बोला कि अगर इस लैंड से मेरे को 100 टंकाज की कमाई हो रही है, प्रोडक्शन बेसिकली इक्वलेंट टू 100 टंकाज हो रहे हैं, तो ये बोलता है कि आपने मुझे 100 टंकाज ही देने हैं। आप इस पे चाहे 1000 की कर लो, तो 900 आप अपने पास रख लो और 100 रुपया मेरे को दे दो। तो इससे क्या हुआ, जब उसने इंसेंटिव दिया, अब जब किसी को आप सब्सिडी देते हो, इंसेंटिव देते हो, अगला ज्यादा मेहनत करता, तो यहां पे प्रोडक्शन होगी ज्यादा। सेंटर को वो 100 रुपया दे रहा है, लेकिन खुद के पास रख रहा है 900 रुपये, 900 टंकाज बेसिकली, रुपीज नहीं, टंकाज वो अपने पास रख रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो इक्तेदार थे वो हो गए स्ट्रॉन्ग, पैसा भी आ गया, पावर भी आ गई, सेम आर्मी के साथ में। बट स्टिल इन उलेमाओं के लिए क्या करा इसने शुरू करा दी मास कन्वर्जन। इसने अब क्यों कैलिफ को खुश रखना, उलेमाओं को, काजियों को खुश रखना है, इसने मास कन्वर्जन शुरू करा दी। मास कन्वर्जन सेम थिंग, ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज नहीं है, ये नेसेसिटी है उस टाइम की। अगर राजे को अपनी कुर्सी पे बने रहना है तो उलेमाओं को खुश रखना है और मास कन्वर्जन करानी है। अगर वहां पे क्रिश्चियन होता तो क्रिश्चियन की होती, अगर वहां पे शिया होते तो उनकी सुन्नी में होती, तो अगर वहां पे जैन बुद्ध होते तो उनकी मुस्लिम्स में होती। ये इट इज नथिंग टू डू विद कम्युनल थिंग। तो वो सामने जो बंदा है उसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन होएगी जो वीक है उस टाइम पे, और उस टाइम पे वीक कौन है, हिंदूज। तो हिंदूज की मास कन्वर्जन हो रही है इस टाइम पे। तैमूर लेन, ये तैमूर लेन कौन है, तैमूर्स, हाँ मंगोल्स। तैमूर हम पढ़ते हैं 1398 में पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं ये। तो उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी खत्म होती होती नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, लास्ट रूलर, एंड तुगलक जो डायनेस्टी होती है वो खत्म हो जाती है। अब रिफॉर्म्स, फिरोज तुगलक ने क्या क्या रिफॉर्म्स। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस्टिमेट्स ही प्रिपेयर्ड, और उस ऑफिस का नाम क्या था, ख्वाजा हिसानुद्दीन, ये उस ऑफिस का नाम है। उसने क्या बनाया, 6.85 करोड़ टंकास जो है वो स्टेट की कमाई है। वो कहता है कि मेरे को इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कमाओ, इससे कम कमाओ, मेरे को लेना देना नहीं। ज्यादा कमाओगे अपने पास रखो, कम कमाओगे जहां मर्जी से मेरे को दो। तो इसने अपना जो है पूरे अपने शासन में इससे बाहर नहीं गया। उसको अपना बजट जब बनाता रहा तो वो इनकम उसमें कितनी रखता रहा, 6.85 करोड़, कभी ज्यादा नहीं कभी कम नहीं। तो इसलिए ये सारा बैलेंस सिस्टम चलाता रहा। सेम टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज, फेमाइंस नहीं आए, इसकी किस्मत अच्छी, ना फेमाइंस आए ना ड्रॉट्स आए, पानी अच्छा चलता रहा, इरिगेशन अच्छा चलता रहा। इनकम इंक्रीज बट द स्टेट जो टैक्स था वो इंक्रीज हुआ नहीं और वो उतना ही रह गया। एंड दिस मेड इक्तेदार वेरी पावरफुल। अब उलेमाओं को खुश करने के लिए जो जजिया होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ब्राह्मण्स, बेसिकली कहीं की किसी भी रिलीजन की अनदर देन मुस्लिम्स।
ना ही प्रीस्टली क्लास को, ना ही विमेन को, ना ही चिल्ड्रन को जजिया नहीं देना पड़ता। बट उलेमाओं को खुश करने के लिए क्या करता है ये, जजिया जो है ब्राह्मणों पे भी लगा देता है। क्यों? पैसा आएगा और प्लस उलेमा खुश होंगे कि नहीं ये टूवर्ड्स बेसिकली क्या है, मुसल्लम बना रहा है लोगों को ज्यादा से ज्यादा। एंड करेक्टेड द खुम्स, खुम्स को वापस ले आया। क्यों? आर्मी को मोटिवेट करने के लिए कि अब से तुम्हें सैलरी भी मिलेगी, लैंड भी मिलेगी और खुम्स भी मिलेगी। और खुम्स कितना मिलेगा? 4/5 मिलेगा। खर्च वॉज ब्रॉड बैक टू 1/10, कर दिया सबको खुश इसने। बट अभी खुशी के चक्कर में इसने फ्यूडलिज्म को तो जगा दिया। और फ्यूडलिज्म फिरोज शाह तुगलक ने जिन लोगों को खुश करा वो ठीक है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन को वाले लोग भी जो कॉमन जो सारे मतलब कि एक्सेप्ट किंग है सबको खुश रखेंगे। बट जो इसकी थर्ड जनरेशन होगी उसको नहीं लेना दे रहे इससे कुछ कि इसने हमारे लिए क्या करा। और अगर ये पावरफुल होगा तो ये आज नहीं तो कल इस पे इंपोज कर देंगे और यही होगा बाद में। न्यू टाउन्स बना रहा है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार फिरोजा। इसको वैसे सिर्फ हिसार कहते हैं हम, हिसार फिरोजा। ये 4 टाउन्स बना दिए। एग्रीकल्चर कमाना, तो इसलिए क्या करा इसने, कैनाल्स बनाने शुरू करे। और पानी कहां से लेके आ रहा था? यमन और सतलुज से। पानी आ रहा है, पानी से क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर से कमाई हो रही है। लेकिन कमाई का हिस्सा जो है वो स्टेट में ज्यादा रह रहा है, सेंटर के पास कम जा रहा है। तो सिटीज बन रहे हैं, लोग पावरफुल हो रहे हैं बट सेंटर नहीं पावरफुल हो पा रहा। तो दैट मीन्स नेशन वॉज गेटिंग पुअरर बट विद अ रिच पॉपुलेशन। समझ आई बात? ये दीवाने कैरात वॉज एस्टैब्लिश फॉर चैरिटी, लोगों को खुश करने के लिए, चैरिटी देने के लिए। द रूल शिफ, हॉस्पिटल्स हैं जहां पे फ्री मेडिसिन मिल रही हैं। सराइज, क्यों? ट्रेड के लिए, मर्चेंट्स इधर से उधर जा रहे हैं। होटल्स वाला, होटल्स तो चलो अब है, इससे पहले क्या होते थे? सराय होते थे। ग्रांट्स टू सफरर ऑफ हिज फादर, मतलब कि इसके फादर ने जो पनिशमेंट्स दी बिना किसी बात के, उसकी वजह से अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई फिजिकल लॉस हुआ, कोई फैमिली में लॉस हुआ, तो उसके लिए ये ग्रांट देने लग गया उसको। अब इसने क्या करा? वही बात है, 1% मुस्लिम्स है, 99% नॉन मुस्लिम्स है। तो इसने क्या करा? लोगों को कॉन्फिडेंस जीतने के लिए जो पुरानी हिंदू सभ्यताएं थी, गुप्तास थे, मौर्यन थे, उनके जो इंसिग्नियास थे उनको लेके आने लगा। तो इसमें इसने क्या करा कि अशोक पिलर, अशोक के हमने पिलर पढ़े थे, मेजर रॉक एडिक्स पिलर वगैरह, है ना। तो वो 2 लेके आता है, एक मेरठ से लेके आता है और एक टोपारा से लेके आता है, और उसे दिल्ली में प्लेस करवा देता है। इससे वो क्या कह देता है कि ठीक है, आई रिकॉग्नाइज योर पास्ट जो किंगडम्स थी उनको भी आई रिकॉग्नाइज एंड आई गिव रिस्पेक्ट टू देम। उनके जो पुराने घर होते हैं, हवेलियां होती हैं, उनकी रेनोवेशन शुरू करा देता है। तो बेसिकली इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलना चाहता है। क्यों? लोगों को खुश रखना है इसने। अब पढ़ा लिखा था ये, तो ही रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी फतुहत ए फिरोज शाही, ठीक है। ही एस्टैब्लिशेस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस बड़े चला दिए थे। एंड फेक करेंसी को करने के लिए इसने चेक करने के लिए एक नया ऑफिस बना देता। रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंट है, पता लग गया हमें सबकी तरफ। बट जजिया इसने टॉलरेंट स्टार्टिंग में थी, बट बाद में जब उलेमाओं ने प्रेशर डाला तो ये मास कन्वर्जेंस में ये भी आ जाता है। ऑपरेसिव एज टू इम्प्रेस उलेमास, ही स्टार्टेड मास लेवल कन्वर्जेंस एंड रीइंपोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। और इसके अलावा क्या करेगा? टेंपल्स की डिस्ट्रक्शन शो करेगा, जस्ट टू शो कि नहीं जी मैं तो इस्लाम का प्रोपेगेशन कर रहा हूं। तो इसमें जगन्नाथपुरी टेंपल में जाता है एंड ज्वालामुखी टेंपल, नगरकोट, वहां पे जाके उन टेंपल्स की डिस्ट्रक्शन करा देता है। एंड नो फॉरेनर वाज गिवन प्लेस इन हिज कोर्ट। अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होगा कोर्ट में, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई इंडियन कन्वर्टी नहीं होगा, कोई और कंट्री का नहीं होगा। तो अब सिस्टम आ गया। टू इंप्रूव ट्रेड, अब इसने क्या करा कि बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, अब यहां पे बीच में और भी काफी स्टेट्स पड़ रहे हैं, काफी रीजन्स पड़ रहे हैं। इसने यहां पे पड़ने वाले सारे जो टोल्स थे वो सारे खत्म कर दिए। जो भी हो रहा था वो सीधा एक बार दिल्ली आता था और उसके बाद गुजरात जाता था। तो इससे क्या हुआ? जो ट्रेड है वो बढ़ा। इन एडिशन ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर्स को भी क्या करने लगे? लैंड ग्रांट्स देने लगे ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। अब
आर्मी के पास तो सबसे बड़ा ये रीजन है, उसके पास बंदे भी हैं, हथियार भी हैं और पैसा भी आ गया, वो इक्तेदार बन गया बेसिकली एक तरह से। Hence general had army and money, which means the small units will soon show eyes to the center. थाटा कैंपेन, गुजरात वाला राजा जो ठागी था उधर जाता है, वहां पे जाके उसको पता लगता है कि यार बात मेरी बननी नहीं है यहाँ पे, तो वहां पे वो ट्रीटी कराता है। सेम वे वो बंगाल में कर देता है। बेसिकली वो स्टेट्स के आगे झुक रहा है, अपीजमेंट कर रहा है, तो यानी कि सेंटर अब खत्म हो रहा है। Here he wanted to check, जब ये थाटा जाता है तो सेम टाइम मंगोल्स की भी इन्वेजन हो जाती है, बट उसको वो मैनेज कर लेता है। अब ये होता है उसमें, दिल्ली में बैठा वो, ठीक है। अब वो दिल्ली से जाता है वाया रन ऑफ कच्छ थाटा, चेक करने के लिए कि यार वापस गुजरात तो ले ले, बंगाल तो हाथ से निकल गया। उस टाइम पे उसको पता लग जाता है मंगोल आ गए यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कर देता है, जैसे 100 की अगर वो सेना लेके गया तो 50 को यहाँ पे रख देता है, 50 को लेके वापस अहमदाबाद आता है, 2 करोड़ रुपया लेता है और उससे और आर्मी लेता है और उसके बाद मंगोल्स को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से दोबारा वापस आता है थाटा, और यहाँ पर आगे उसको पता लगता है कि अब बहुत एग्जॉस्ट हो गया, बहुत खर्चा हो गया, अब यहाँ पे ट्रीटी कर ले, और गुजरात के साथ वो थागी जो रूलर था थाटा में, वहां पे वो ट्रीटी कर लेता है। बट इससे क्या हुआ, खत्म हो रहा है सारा सिस्टम। अब सैयद्स कौन है एक्चुअल में, दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट। जैसे आज भी कई फैमिलीज हमें मिलती हैं, कोई गुरु साहब के कहते हैं कि वी आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, हम उनकी फैमिली प्योर ब्लड में से आ रहे हैं उनके। तो सैयद्स आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट फैमिली। और इसका राजा कौन है और फाउंडर कौन है, खिजर खान। खिजर खान एक्चुअल में तुगलक्स का बंदा है, जिसको लाहौर में बिठाया है उन्होंने। बट जब उधर से वो तैमूर आ रहा है तो उससे देख के डर जाता है और अपनी मतलब कि हाथ खड़े सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के साथ साथ वो तैमूर की हेल्प करता है किसमें, दिल्ली इन्वेड करने में, मूवमेंट एंड इवन सॉरी मुल्तान का ये होता है। तो मुल्तान का रूलर जो है वो हेल्प करता रहा था तैमूर की कि दिल्ली इन्वेड करने के लिए। और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह डिफीटेड दौलत खान लोधी एंड अफगान्स वर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन नाउ। वो क्या करते थे, दिल्ली जब कॉन्कर कर लिया उसने, दिल्ली इन्वेड कर लिया और दिल्ली को हरा के, एक बार हरा के, अभी कॉन्कर नहीं करा तैमूर ने। तैमूर ने कॉन्कर क्यों नहीं करा, इंडिया में खुद क्यों नहीं रेड राज करा उसने, प्लंडर करने क्यों आ रहा है। मंगोल एम्पायर पीछे बहुत बड़ा उसका है, क्या इंडिया, छोटे से इंडिया से लेना लेना उसको, यहाँ पे आएगा, पैसा लेगा, वापस जाएगा, वहां पे इन्वेस्ट करेगा अपना। अब दिल्ली, अब वही है ना कि वही आपको सेम एग्जांपल, लुधियाना में 100 करोड़ का, दिल्ली में 1000 करोड़ का बिजनेस है आपका, तो लुधियाना आओगे, ट्रेड करोगे, वापस जाओगे दिल्ली। सेम तैमूर करेगा, तैमूर के पास पीछे बहुत बड़ा एम्पायर पड़ा है, उसको संभालना, यहाँ पे आएगा और सिर्फ एक गरारी है कि चंगेज खान जिस चीज को नहीं जीत पाया मैं जीतूंगा उसको। वॉरिंग ट्राइब्स है बेसिकली, उनकी मूछ का सवाल है। वो कहते हैं यार जो काम चंगेज खान नहीं कर पाया मैं करूंगा। हर एक राजे की चंगेज खान के बाद की गरारी रही होगी, तो सेम वे इसकी थी कि यार एक बार दिल्ली पे एक बार कब्जा जरूर करना है हमने। तो दिल्ली पे जब वो कब्जा करता है, वापस चले गए अपने मंगोल एम्पायर में, और पीछे किसको छोड़ जाता है, खिजर खान को डिप्टी बना के। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का स्लेव बन के, सॉरी उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के, वैसे स्लेव था, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के इंडिया दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट करता है। सेम वे अब खिजर खान जो है वो तैमूर का बेसिकली मंगोल्स का जो रीजेंट रूलर बन के इंडिया में रहेगा।
हम्म।